और आज एक और खूबसूरत सुबह का आगाज़ आपके साथ होगा और कोई अच्छी सी बात आपके साथ शेयर भी करूँगी। बात ये आती है कि हम किस तरह से अपने बच्चों को आगे तालीम के लिए उनको रुझान उनका लेकर आते हैं। बच्चे सारे पता है उनको अट्रैक्शन होती है कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जिस तरह उनकी ज़्यादातर अट्रैक्शन जो जारी होती है खेल कूद या आजकल तो मोबाइल का गैजेट्स का बहुत ज़्यादा है कि वो बस उसकी तरफ लगे रहें, गेम्स हों। लेकिन हर चीज़ का एक एक जो है ना वो होता है कि आपने उनको पढ़ाई की तरफ भी लेकर आना है, उनको जो है आपने उनकी ब्रेन डेवलपिंग करनी है। तो सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलपिंग चाहे आपकी अपनी हो चाहे वो बच्चों की, वो होती है बुक रीडिंग से। बुक रीडिंग जो है वो इतना ज़बरदस्त काम है कि ये नहीं कहते कि आप किताब का शौक़ जो है वो आप किसी भी अपनी जो जिस तरह कहा जाता है कि नहीं आप अफसाने पढ़ें या फ़लसफ़े पढ़ेंगे तो आपका जो है किताब का रुझान जाएगा। किताब का शौक़ बेसिकली आपके अपने फेवरेट किताब से होता है कि आपकी अपनी कोई फेवरेट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप जो है लेकर आते हैं, अपनी किताब आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो बेसिकली कौन सी किताब जो है वो आपको ख़ुद को पसंद है, जो आप पढ़ना चाहेंगे, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहेंगे। इवन मैं ख़वातीन को कहती हूँ, ख़वातीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो भी कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ें। तो किस तरह से वो पढ़ेंगी, वो अपनी कोई कुक बुक ले आएँ। और मैंने देखा है ख़वातीन का रुझान ज़्यादा होता है कुछ ऐसी किताब जिसमें वो अज्जा के बारे में जाने, जिसमें वो फल और सब्ज़ी के बारे में उनकी अफादियत के बारे में जाने। ये उनका एक सब्जेक्ट हो जाता है। मैं तो वैसे एक मिसाल दे रही हूँ, ये नहीं कि अब हर खातून जो है वो इसी तरह, किसी का जो है सब्जेक्ट होता है कि कोई कहानियाँ और अफसाने पढ़ने का शौक़ होता है, बिल्कुल आप पढ़ें। कई लोग होते हैं जो अपने एस्ट्रोलॉजी जानना चाहते हैं, उसके हवाले से पढ़ें। पर शौक़ के हिसाब से आपने अपनी किताब जो ज़रूर पढ़नी। अच्छा, फ़ायदे क्या क्या होते हैं? इसमें आपको नॉलेज मिलती है। दूसरा, इसमें आपका दिमाग जो है वो तेज़ होता है, चाहे आप कोई भी काम करें। लाइक यू नो आपने जो है अपना फिर मैं ख़वातीन पर आऊँ क्योंकि ख़वातीन हमारा शो ज़्यादा देख रही होती हैं सुबह के टाइम। तो ख़वातीन के हवाले से कि उनको कोई कुकिंग के हवाले से जानना है तो उनके लिए बड़ा अच्छा होता है कि वो कुकिंग के हवाले से चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करें और समझें और वो नई नई रेसिपीज़ को क्रिएट करें एवरीडे। लेकिन यह है कि जब वो किताब पढ़कर कुकिंग बनाती हैं, कुकिंग करती हैं तो उसका टेस्ट एक अगले दिन ज़रा चेंज आता है, लोगों को अपने घर वालों को ज़रा पसंद आता है। इसी तरह ही बच्चों की जो डेवलपिंग की मैंने बात की, दिमाग की, या उनका जो शौक़ पैदा करना होता है पढ़ाई के हवाले से, वो अपनी किताब को पढ़ के थोड़ा सा वो थक भी जाते हैं। तो जब आप उनके लिए कोई स्टोरीज़ लेकर आते हैं, उनके लिए कोई अच्छी अच्छी मज़ेदार सी, मुझे बचपन में बहुत शौक़ था कि मैं स्टोरी बुक्स में से जो कार्टून्स ऊपर बने हुए होते हैं उसके साथ देख देख के पूरी स्टोरीज़ पढ़ूँ। तो रुझान इस तरह से मज़ेदार का। बाकी ये होता है कि जो आपकी सब्जेक्ट के हवाले से किताबें होती हैं उनमें जो है ना बच्चा थोड़ा सा होता था कि अरे ये स्कूल वाली किताब है, वो आपके जहन में ये स्कूल वाली किताब, इसमें इतना मज़ा नहीं आता पढ़ने का। नहीं, ये जो स्टोरी बुक है ना, ये हालांकि स्कूल वाली किताबों में भी हमारे जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो है टॉपिक्स आते थे जो स्टोरीज़ होती थी, इवन चाहे उर्दू में हो चाहे वो इंग्लिश में होते थे, स्टोरीज़ होती। लेकिन वो स्टोरी बुक का एक मज़ा होता है ना, वो आपको कभी कभार उसमें नहीं आता था जो आपके स्कूल कोर्स की किताबें होती हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो आपको रखना साथ में ज़रूरी है कि आपने साथ साथ जो है बच्चों को किताब का शौक़ ज़रूर उनका पैदा करें। अब बच्चों को नई नई इंफॉर्मेशन का शौक़ होता है तो ऐसी किताबें भी आती हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि किताब जाकर आपने बड़ी महंगी वाली उठानी है। लोग जो शौक़ रखते हैं या जो अपने बच्चों के लिए शौक़ पैदा करते हैं किताबों का, वो कहीं से भी जाकर, वो चाहे सेकंड हैंड किताब हो, चाहे वो किसी की दी हुई गिफ्ट किताब हो, चाहे वो किसी लाइब्रेरी से किताब लेकर आए, लेकिन ये शौक़ बच्चों का आपने दूर नहीं करना, इसको ज़रूर आपने पैदा करना है, इसका शौक़ बच्चों के लिए। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो ये थे कि आपके एक तो जहन को डेवलप करना, आपके जहन को जो है वो कुशादा करना, आपके विजन को बहुत बड़ा करना, ये किताब का एक काम होता है। इसके साथ साथ कि आप बहुत सारे सबक आमोज चीज़ें सीख रहे होते हैं, किताब के ज़रिए आप बहुत कुछ सीखते हैं। कहते हैं ना, एक तो प्रैक्टिकल काम होता है, लेकिन जो आप किताब से भी सीखते हैं ना, वो भी आपके बड़ा काम आता है। और इसके साथ साथ आपके ब्रेन डेवलपिंग करता है, ये हेल्दी ब्रेन करता है, आपके दिमाग को ये तेज़ करता है, आपके दिमाग को ये अच्छा बनाएगा।
आपके दिमाग को ये काम, जिसे कहते हैं ना कि एक दिमाग ऐसा होता है जो बस जो है सारा दिन वो स्ट्रेस लेवल उसका बड़ा होता है। एक दिमाग होता है जिसमें जो है वो जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो वो आपका अच्छा दिमाग जो है वो काम करने लगता है, उसकी डेवलपिंग अच्छी हो रही होती है, उसकी थॉट्स अच्छी आती हैं, वो जहन में अच्छी अच्छी बातें जो है वो सोचने लगता है, वो नई इनोवेशंस की तरफ आ जाता है। तो मैं सिर्फ देखें, इनोवेशंस ये नहीं होता कि एक इंसान है वो इनोवेटिव इस तरह से है कि वो कोई नई नई चीज़ें वो क्रिएट कर रहा है, लेकिन इनोवेशंस वहाँ पर भी आ जाती हैं। जिस तरह मैंने एक छोटी सी मिसाल मैं ख़वातीन की ज़रूर देती हूँ कि वो जो डिज़ाइनिंग कर रही हैं, जो मेकअप कर रही हैं ख़वातीन, या जो कुकिंग कर रही हैं, या वो सिलाई कढ़ाई जो भी नई चीज़ क्रिएट कर, उनकी भी डेवलपिंग हो रही होती है। मैं ख़वातीन को इसलिए साथ साथ शामिल रखती हूँ कि वो ये ना सोचें कि सिर्फ और सिर्फ जो बाहर निकल के काम कर रही हैं ख़वातीन से वही बहुत ज़्यादा, इवन इवेंट प्लानर्स आजकल अमेजिंग, इतना ज़बरदस्त उनका काम है, लेकिन यह कि जब वो किसी भी बुक रीडिंग की तरफ आती हैं तो मैंने देखा कि उनका दिमाग ज़्यादा चलने लगता है, वो ज़्यादा क्रिएटिव हो जाती हैं, चाहे वो किसी भी हिसाब से बुक को पढ़े, चाहे वो अपनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की किताब को पढ़ना शुरू कर दें, वो डिफरेंट सब्जेक्ट की जो किताबें लाकर वो पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा, इसके साथ साथ स्ट्रेस लेवल कम करता है। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप ये देखें कि आप दुनिया की सारी जो टेंशन है उनको आप भूल जाते हैं। आप जब न्यूज़ देख रहे होते हैं उसके बाद आपको पता चलता है यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया, इधर ऐसा हो गया, तो आप ये देखें कि वहीं पर ही आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको वो बहुत कम कर देता है। नींद बहुत अच्छी आती है। जिन लोगों को सोने का मसला है, इंसोमिया है, उनको चाहिए कि वो किताब ज़रूर पढ़ें, कोई भी अच्छी सी किताब अपनी पसंद की। अगेन मैं किताब बहुत पढ़ती हूँ कि कामयाबी है कैसे हासिल करनी है, कभी ये किताब पढ़ी होती हूँ कि अपना स्ट्रेस लेवल आपने कैसे कम करना है, कभी किताब एस्ट्रोलॉजी की पढ़ती हूँ, कभी पामिस्ट्री की मैंने बहुत किताबें पढ़ी हुई हैं। तो जो जो शौक आता था, कुकिंग की बहुत सारी, इंग्रेडिएंट्स के हवाले से इतनी किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा रहता है कि जब आप किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो खैर ये आज मैंने आप लोगों के लिए किताबों के लिए कोई मैंने का कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो नहीं, सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपके जहन में भी कोई बात हो तो आप हमें ज़रूर शेयर किया करें। आप हमें ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पर बात करनी है, किस हवाले से आप बात सुनना चाहते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके हवाले से आप जानना चाहते हैं। कोई भी बात हो वो आप हमसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम आपके साथ बातें शेयर करते हैं और आपकी बात हम भी सुनेंगे। जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे गेस्ट से। आप हमारे साथ ही रहे, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मौजूद है मुस्कुराती सुबह में, और हमारे साथ जो मेहमान है मैं फटाफट उनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि हमारे साथ आज मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी इकबाल सांड साहब, और इनका मैं बता दूं कि ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है प्रेसिडेंट है, साथ ही मेंबर सिंध काउंसिल पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच। आप हमेशा पॉलिटिकल शोज़ में, करंट अफेयर्स में आ रहे होते हैं, हमने सुबह सवेरे आपको खींच कर इधर लिया है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। हमारे बहुत ही फेवरेट डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब यहाँ पर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और पेडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको देखकर ना सब अलर्ट हो जाते हैं कि अब बच्चों के हवाले से जो है, या बच्चों के हवाले से वैसे आपने हमेशा हर सब्जेक्ट पर बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। तो आज हम थोड़ा सा एलर्जीज़ और मौसम के चेंज और इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो मेरा टॉपिक था मैं चाहूँगी हम थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस कर लें कि मैं किताबों के हवाले से आज बात की थी कि हमारे सबके लिए, इस पर तो आप बड़ा ही अच्छा बात कर सकेंगे कि किताबें पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। आपने वैसे शौक है किताब पढ़ने का या नहीं? जी बिल्कुल है। तो कुछ इस हवाले से क्या लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, चूँकि मेरा प्रोफेशन जो है वो पॉलिटिक्स है, तो यकीनन जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं पूरी दुनिया में, तो उनको स्टडी करता हूँ। ज़्यादातर शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को और बेनज़ीर भुट्टो साहब को बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। और मैं कहता हूँ, देखिए आज के दौर में जब हम इंटरनेट और मोबाइल और लैपटॉप और इससे बाहर नहीं निकल पाते, हाँ। तो मैं समझता हूँ किताबें ऐसी चीज़ हैं जिसको जब आप उसको लेकर बैठते हैं तो आपकी आंखों पे भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता,
और आपका माइंड जो है ना वो भी डाइवर्ट होता है। आप जो फ्रस्ट्रेशन, जो दुनिया भर की थकावट होती है, परेशानियां होती हैं, वो जो आमतौर पे हम कहते हैं जो सोच विचार होता है, वो भी आप उससे भी बाहर आकर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं चीज़ों के अंदर। तो मैं समझता हूँ किताबें जो है हमारी पढ़ना हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, सेहत के लिए भी, जहनी सेहत में कहती हूँ उसके लिए भी। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, किताब जो है ना वो अगर एक साइंस के हिसाब से कहें ना तो बुक रीडिंग इज एनहांसेस योर लर्निंग एबिलिटीज, बढ़ाती हैं। प्लस साथ में आपके शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में मेमोरी को एनहांस करने के लिए यू नीड टू राइट। और किताब जो होती है वो आपके जो न्यूरॉन्स है उसको इन्हांस करती है। अब उसमें ये होता है कि कुछ वक्तों से, डिकेड से, जैसे जब से गैजेट्स आए हैं, तो आपकी जो मेरे पास लास्ट मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे, उस पर ये बहुत बड़ा एक फैक्टर आया और हमने रिसर्च भी की और दुनिया ने रिसर्च की। दुनिया ने बहुत सारे गैजेट्स दिए और दोबारा वापस ले लिया और दोबारा किताबों पे ले आए, क्योंकि किताबों की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि किताब अपनी होती है, गैजेट्स अपने नहीं होते, क्योंकि वो पेज आपका नहीं है। वो पेज उड़ गया, दूसरा पेज आ जाएगा, फिर आपने दोबारा खोला तो दूसरा पेज आ जाएगा। यू कैन नॉट रिमेंबर। फर्ज करें कि एक किसी को आप कहते हैं, आप किताबों की बात छोड़ें, आप कहें कि कुरान को हिफ्ज करना है, यू कैन नॉट कुरान को हिफ्ज इन द गैजेट्स। आप अगर कुरान को गैजेट्स में पढ़ते हैं तो आप लिटरली उस चीज को रिपीटेडली याद नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। जब आप कुरान को नो डाउट आप जब कुरान की किताब से पढ़ते हैं, लफ्ज से, ऑटोमेटिकली योर रिमेम्बरेंस इनहैंसेस और वो बढ़ती है। वरना तो दुनिया में गैजेट्स की इतनी ज़्यादा एनहांसमेंट होने के बावजूद भी आप देखें बेस्ट सेलर बुक्स क्यों होती हैं दुनिया में? आप देखें तो दे रीड द बुक्स। क्यों? रीडिंग बुक्स हैबिट्स इंक्रीजेस इन न्यूरॉन्स। बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कहा ना कि गैजेट्स लोग ये जैसे ऑनलाइन क्लासेस जो ले रहे हैं, इनसे आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी, आपको बताऊं कि नेक्स्ट ईयर लर्निंग डिसेबिलिटी में सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं उनके जो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा वीक रहेगी, वो अच्छी नहीं होगी वो। इसी तरह उनके स्कूल्स में दैट्स आई बिलीव के जो उनके जो अपने सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी वो वीक होना शुरू हो जाता है। जब किताब पढ़ते हैं तो आप जब कभी आपने कंप्यूटर पे काम किया होगा तो कंप्यूटर पे आप काम करती रहे और आपको ये थोड़ा सा मिस हो जाएगा कि पता नहीं मैंने ऊपर क्या पढ़ा था या ऊपर क्या लिखा था, और आप सेम वही चीज प्रिंट आउट में निकाल के 2 दफा रीड करें, आपको पता चल याद हो जाएगा कि यार मैंने ये लाइन यहाँ पढ़ी थी। सो ट्रू। तो ये है आपकी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए एक रास्ता, विच इज अ बुक। इसीलिए तो कहते हैं राइटिंग एंड रीडिंग इज द बेस्ट थिंग। आप सिर्फ जो गैजेट्स पे पढ़ते हो आप पढ़ ही नहीं सकते हो गैजेट्स। अच्छा, यही बात है कि जब हम नोट्स भी लिख रहे होते हैं ना उस पे मोबाइल पे, तो ना भूल जाते हैं, फिर बार बार हमें देखना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि हम जारी बात है उस दौर के हैं जब गैजेट्स इतने नहीं थे, तो लिखने की आदत है, तो अभी भी मुझे वो लिखने की आदत है और वो याद रहता है। जैसे ना कोई आपने हिसाब लिखना होता है, आपके अकाउंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेजर्स बनाने होते हैं, तो अभी मुझे ये होता है कि जो मैं लिख लेती हूँ ना और फिर लेजर्स आप कंप्यूटर बनाते हैं, तो वो एक जो है ना वो एक अलग चीज, बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो अच्छा, आप बताइएगा एक बात साहब, आजकल जो है सिचुएशन बड़ी गहमा गहमी और गिलगित के इलेक्शंस और बड़ा जबरदस्त अभी जो है माहौल चल रहा है। देखिए, आमतौर पर तो मॉर्निंग शोज में मेरा जाना नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन नहीं, आज हमने आपको थोड़ा सियासत से सुबह सवेरे दूर रखा है, उसके बाद आप पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जाहिर है जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर नजर भी रखनी पड़ती है। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान का भी इलेक्शन हो रहा है 15 नवंबर को, उसकी पोलिंग शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह सुबह। और मैं समझता हूँ जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो काफ़ी टाइम से गिलगित पर जो है उस इलेक्शन की कैंपेन में गए हुए हैं, और अब दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप भी वो मौजूद है। और जो गिलगित का रिश्ता, गिलगित के लोगों का जो रिश्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, शायद मैं समझता हूँ कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इतने इन्वॉल्व नहीं रहते वो। गिलगित के लोगों को अगर आप देखेंगे वो एजुकेशन के लिए आते हैं, सिंध में आते हैं, कराची में आते हैं, फिर यहाँ आपने मोस्टली देखा होगा कि बहुत सारे नौजवान लड़के आपको बहुत सारे होटल्स में और मुख्तलिफ जगहों पर आपको जॉब्स करते हुए नजर आते हैं। वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए कराची आते हैं और साथ ही वो कराची में जॉब्स भी कर रहे होते हैं, तो उनका रिश्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और सूबे सिंध से ज़्यादा उनकी अटैचमेंट रहती है। तो मैं समझता हूँ कि 15 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है
वो तयन करेगा हमारे मुल्क की आगे आने वाली सूरत हाल का, ठीक है। और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो अभी काफ़ी टाइम से इस बात पर एक स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है कि जनाब जो 2018 के इलेक्शन हुआ था वो रिग्ड था, वो उसमें जालसाजी हुई थी, उसमें जो है लोगों को सिलेक्ट किया गया था। तो इस इलेक्शन में ये फोकस है इस बात पर कि जनाब ये जो 2015 नवंबर को जो होने वाला इलेक्शन है, अगर ये फेयर होता है और इसमें फेयर रिजल्ट आते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसको जो है एडमिट कर लेती हैं, तो मैं समझता हूँ कि आगे जो आने वाला टाइम है जो पॉलिटिकल पार्टीज जीत गई तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे 2000 का जो है 18 का ऐसा नहीं है, बिल्कुल फेयर है फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें नाजिया, मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कुछ चीजें हकीकत पर मबनी होती है ना, कि हम शहर कराची में रहते हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सूबा सिंध का कैपिटल है, और यहाँ पे अब 2015 के लोकल बॉडीज की इलेक्शन की बात करें हम अगर, तो हम देखते हैं कि इस शहर में जो है लोकल बॉडी की इलेक्शन में मोस्टली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कामयाबी हासिल की, और दूसरी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज थी जिसके मुख्तलिफ ज़िलों में चेयरमैनशिप थी, तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन था, डिस्ट्रिक्ट मलीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन था, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो है वो 50-50 था, मिला जुला था, बाकी 3 ज़िलों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी सियासी जमात थी जो इस शहर में किसी भी किस्म की कोई नुमाइंदगी हासिल ना कर सकी थी, किसी ज़िले में कोई चेयरमैनशिप भी हासिल ना कर सकी। लेकिन जब 2018 का जनरल इलेक्शन आया तो मोस्टली एमएनए जो है उनको दे दिए गए सूबाई असेंबली की नशिस्तें, वो क्या दिए गए, लोगों ने एक्सेप्ट कहते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले दौर में नहीं भी हो पाई, और नेचुरली लोग हर दफ़ा जो है वो एक चेंज चाहते हैं। अगर चेंज नहीं होगा तब तक जो है वो पॉलिटिक्स का मज़ा ही नहीं आएगा ना। अगर एक ही चीज़ चलती रहेगी, देखें ना जिंदगी में एक चीज़ चलती रहेगी तो उसका मज़ा ही खत्म होगा। अगर एंजॉय करने के लिए चेंज करना तो फिर चेंज ठीक था, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पहले भी बड़े एंजॉय करने के लिए पाकिस्तान की कौम ने 2 साल बड़ा एंजॉय किया है और बड़ी उस एंजॉयमेंट को महसूस भी कर रहे हैं। उससे पहले भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और इतना एंजॉय कर करके लोग थक गए। खैर चले, पॉलिटिक्स पे अगर लंबी बात होगी तो बहुत लंबी चली जाएगी, क्योंकि एक आम आवाम जो है वो हर तरह से चीज़ों को देख रही होती है। आम आवाम जो है वो हर दफ़ा जो है वो ट्राई करती है कि चलें अगर एक जगह की बिरयानी अच्छी नहीं, वो सोचता है चलो दूसरी जगह की खा ले। क्यों डॉक्टर साहब, सही है ना? सही है। अच्छा, आपने कहा ना लाइफ के, लेकिन वो एक टाइम के लिए होती है। ईसीजी की जो लीड्स होती है ना, हाँ। उस तरह है। अगर लाइफ अगर ईसीजी की लीड्स की तरह ना हो और स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट, अभी ये हमें वैसे लोअर लेवल ऊपर नीचे जाना होता है। फिर वो उसी का, अच्छा लाइफ का मजा ही ये है। अगर लाइफ का ये मजा नहीं होगा, आई बिलीव कि जिस तरह हम अपनी लाइफ में भी अगर किसी को आगे बढ़ने की लगन नहीं होगी तो मेरे ख्याल में सब एक ही तरह से चलेंगे। वो जो फाइट होती है ना एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए कि मैं इससे बेहतर करके दिखाऊं, मैं इससे बेहतर हूं, जब तक शायद हम लोग जो है फिर वो जिंदगी का एक वो जो मजा होता है ना, टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, वो नहीं मिलेगा। ये बताएं आपका पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ था? देखिए मैं आप ये कहें कि भाई फैमिली हूँ, तो मेरे वालिद साहब जो थे वो भी एक आम वर्कर थे, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक भी था, और एक आम जो फील्ड वर्कर होते हैं उस तरह की वो पॉलिटिक्स करते थे। तो हम 3 भाई देखा देखी, मुझे उनको देखते मुझे इंटरेस्ट मेरा डेवलप होता गया और मैं उनके साथ मूव करने लगा, मुख्तलिफ पॉलिटिकल इवेंट्स में जाने लगा। तो बस ऐसे ही स्टूडेंट लाइफ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ कलील अरसे के लिए पार्ट रहा, फिर यूथ विंग को ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की यूथ विंग कराची का प्रेसिडेंट भी रहा मैं, और उसके बाद सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा 2013 में, फिर 2018 में हालिया इन्हें 242 के कौमी असम्बली से इलेक्शन लड़ा मैंने। तो पीपल्स पार्टी में जो पॉलिटिक्स का जो शौक हुआ मुझे फैमिली से हुआ। अच्छा। वालिद साहब को देखते हुए। ओके, तो वालिद साहब जो थे वो रिलक्टेंट थे कि नहीं बेटा जो पॉलिटिशियन ही बने, या शौक आपका कुछ और था और आपने जो है फिर वालिद साहब की वजह से आए? नहीं, मैं किसी की वजह से नहीं आया। वो होता है ना जब कुछ चीज़ें फैमिली में देख रहे होते हैं तो आपका जो है इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता जाता है। बेसिकली मैं एक फुटबॉल प्लेयर था। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, मैं 2 बार जो है जनाब वो मैंने सिंध की नुमाइंदगी की है। अरे जबरदस्त। और बस एक स्पोर्ट्स से लगा। जी बिल्कुल लगा था। फेवरेट टीम कौन सी आपकी? देखिए मैं तो ब्राजील का फेवरेट टीम हूं हमेशा से। डॉक्टर साहब को शौक है फुटबॉल का या नहीं? दूर फुटबॉल से देखिए स्पोर्ट्स। अच्छा अब अच्छा मैं देखता हूँ कि मुझे मेरे एक बेटे को भी बहुत ज़्यादा शौक हो गया फुटबॉल का ना, तो मतलब उसको कभी मैंने बताया नहीं कि मैं खेलता था। ये मतलब ये हम देखते हैं कि ये फैमिली बाई फैमिली चीज़ें चलती हैं। तो बस एक हादसा ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मुझे स्पोर्ट्स से बाहर आना पड़ा। और फुटबॉल
फुटबॉल एक आगे उसको ऐसा मैं गेम भी है असल में उसको कि कंटिन्यू नहीं कर सका मैं। कंटिन्यू नहीं, और थोड़ा सा ये है कि थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा महंगा गेम है, जिसकी वजह से नहीं, हमारे दुनिया का पाकिस्तान सबसे में सस्ता इतना, तो फिर इतना प्रमोशन क्यों नहीं होती? हालांकि दुनिया- हमारे यहाँ पे लियारी पे इतना अच्छा फुटबॉल दुनिया का सबसे वो भी है, सस्ता स्टेडियम भी है, सब है, लेकिन कभी इसको इतना फरोग क्यों नहीं मिला? ये तो इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये पाकिस्तान में नहीं, मैं समझता हूँ कि एशिया के ज़्यादातर ममालिक में फ़ुटबॉल को वो पजीराई नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि फ़ुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गेम है, सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला गेम है, और बहुत जल्दी इसका फैसला भी हो जाता है। बहुत जल्दी फैसला होता है, सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स भी फिर इसको मिल रहे होते हैं, दुनिया में मतलब सबसे अच्छे ज़्यादा स्पॉन्सर्स और लेने सबसे वाला ज़्यादा गेम है। सबसे सस्ता गेम है। एक बॉल होती है आपने, और उसके पीछे जो है वो 22 प्लेयर जो होते हैं ना, वो मूव कर रहे होते हैं। स्टेडियम महंगा नहीं पड़ता होगा? देखिए वो तो आप जब स्टेडियम तक जाते हैं तो वो फिर जाहिर है आपने तो खेलना होता है ना, हाँ। स्टेडियम तो परचेज नहीं करना होता। तो मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन गेम जो मुझे लगता है, हाँ। क्रिकेट भी खेली मैंने, लेकिन प्रोफेशनली मैंने और बड़े अच्छे अच्छे हमारे यहाँ पे प्लेयर्स हैं। मैंने देखा, जितना मैं सुन रही होती हूँ, जान रही होती हूँ, हमारे पाकिस्तान से कितने बाहर यूरोप में जाके खेल रहे हैं, ऐसा ही तो है। मैं कहती हूँ माय गॉड। देखिए हमारे यहाँ जो है ना, उनको जो हमारे यहाँ जो प्लेयर हैं उनको मौका नहीं मिलता कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। हो सकता है हमारी जो फुटबॉल फेडरेशन है वो उस तरह परफॉर्म नहीं करे जिस तरह दीगर ममालिक की करती हैं। देखिए जापान भी फुटबॉल में बहुत आगे चला गया, लेकिन हम अगर नहीं गया तो पाकिस्तान नहीं गया, इंडिया नहीं गया, बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका नहीं, बाकी दुनिया के बहुत सारे ममालिक इस गेम में हमारे प्लेयर्स अच्छे हैं, ये नहीं कि हमारे प्लेयर्स, क्योंकि इसमें बड़ा टफ होने की जरूरत होती है। हाँ। इस गेम में आपने तो खैर खेला, आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा इसमें खुराक वगैरह का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है ज़्यादा, कि आपको अच्छी खुराक मिले तो फिर उसके मैं बाद। कहता हूँ जो स्पोर्ट्समैन होता है उसकी खुराक ऑलरेडी अच्छी होती है, क्योंकि वो वर्कआउट करता है इतना ज़्यादा कि उसकी खुराक ऑलरेडी ठीक हो जाती है। और हमें बस ऐसी चीज़ों से आमतौर पर भी बचना होता है। अगर वो हम ना भी खेलें तो कोई ऐसी चीज़ें हमें खाने से अवॉइड करना पड़ता है जो हमारी सेहत के लिए मुफीद नहीं होती, बल्कि उल्टा होता है। उल्टा, हाँ बिल्कुल। ये दोनों सूरतों में यही बात है कि अगर हम कोई गेम ना भी खेलते होते तो भी हमें इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना होता है जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होती। और डॉक्टर साहब बैठे तो मैं समझता हूँ ये तो बताएंगे अभी हम बिल्कुल जानेंगे ब्रेक के बाद कि बच्चों की खुराक बेसिकली क्या होनी चाहिए कि जिससे वो अपने जो है आगे जाकर जिस तरह थोड़ी सी बड़ी उम्र के होते हैं तो वो उनके काम भी आए। तो अभी से ही क्या बच्चों को खुराक देनी चाहिए, तो हम जानेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और अब जिस तरह मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि डॉक्टर इब्राहिम से अब हम जानेंगे कि बच्चों के लिए स्पेशली खुराक क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने आपसे भी पूछा था इकबाल साहब कि आप मतलब किस तरह से जो है स्पोर्ट्स में रहे, किस तरह से आपने जो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखा। तो ये बच्चों की हेल्थ जो कहते हैं कि जो आप बचपन में खिलाएंगे वो आपके बड़े होने तक काम आता है, तो क्या ऐसी चीज़ें? हाँ, हमारे बुजुर्ग यही कहते हैं एग्जैक्टली। इसलिए बचपन में जो है वो डांट के खाना जो है खिलाया जाए। क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए बचपन में, मतलब क्या क्या खिलानी चाहिए? जब जो मदर स्टार्ट करती है ना 6 महीने पे डाइट, वो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि करती क्या है, वो ज़्यादातर फोर्स करती है सेरेलैक्स पे जाने पे। हाँ। या चली जाती है बाहर के शेल्फ में जो फूड होता है, वो जो फूड होते हैं रेडीमेड जो होते हैं, सबसे ज़्यादा होता है स्टार्च। अच्छा, स्टार्च आपकी बॉडी के हेल्थ को जिस इंडिकेट्स में एलर्जी, जैसे मैं एलर्जी अस्थमा को बहुत ज़्यादा देखता हूँ, पल्मोनोलॉजी मेरी फील्ड भी है, तो जब ये मैं देख रहा होता हूँ ना, तो इसमें जितनी एलर्जी फैक्टर्स इन दिनों अरसे में बढ़ा है ना, वो बढ़ा इसीलिए कि दे यूज़ द आउटसाइड प्रोडक्ट। दे डोंट इवन ट्राई कि हम पहले स्टार्ट करें हमारे घर की फूड से। मेरे पास अगर रोज़ के बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना, मैं आपको कहूँ 3-4 पेशेंट होंगे जो कहेंगे यार डॉक्टर साहब आपके फूड को हमने गाइडेंस में लेके हमने उसको स्टार्ट किया है। अदरवाइज ज़्यादातर लोग हमें फोर्स ही करेंगे कि सेरेलैक बता दें, कोई बाहर का फूड बता दें, कोई ऐसी चीज़ बता दें जिससे। तो आपको स्टार्ट किससे करना? आपको स्टार्ट करना हाई प्रोटीन डाइट से। प्रोटीन आपकी बॉडी के मसल्स के मास को बढ़ाता है। आप जैसे सर ने बताया, आप देखें, आपको बताऊं कि जब भी आप स्पोर्ट्समैन हो या जब भी एक्टिविटी को इन्हांस करना हो तो लोग क्या कहते हैं, क्या खाओ? बॉडी बिल्डर्स क्या खाते हैं? हाँ, प्रोटीन खाते हैं। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ क्या है ज़्यादातर, हम क्या खाते हैं? हम ज़्यादातर स्टार्च खाते हैं। हम अगर सालन ले रहे हैं
गोश्त एक बोटी ले रहे हैं, रोटी 1.5 खा लेते हैं, वो भी तंदूर की। उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा कार्ब्स और स्टार्च है। आपको क्या करता है, अंदर बॉडी के अंदर जो फैट बढ़ाता है ना, कार्ब्स बढ़ाता है, वो आपकी बॉडी के हेल्थ को खराब करता है। एलर्जी फैक्टर्स बढ़ाता है, आपकी डिस्निया को बढ़ाता है, एलर्जी फैक्टर्स को बढ़ा के आपको जितने भी ये सारे जो सिम्टम्स आते हैं वो सारे स्टार्ट की वजह से। डोंट यू थिंक सो कि जो कार्ब्स अगर वो गुड कार्ब्स लिए जाएं तो वो इतने नुकसानदेह नहीं होते हैं? नाज़िया, कार्ब्स कभी भी गुड नहीं हो सकते। कार्ब्स आर पॉइजन, जैसे शुगर को कहते हैं, व्हीट है, ये सब एक लेकिन अगर चक्की का आटा लें या आलू लें, स्टार्च कार्ब्स है ही पॉइजन। अच्छा, है ही पॉइजन। कार्ब्स को आपको वैसे भी लोअर लेवल पे रखने होते हैं। ठीक है। हाई प्रोटीन, देन फैट, देन कार्ब्स। ओके। अब लोग क्या करते हैं, ज्यादा कार्ब्स लेते हैं, फिर फैट लेते हैं, फिर प्रोटीन लेते हैं। अब लोग अंडा कम खाते हैं, रोटी ज्यादा खाते हैं, गोश्त कम खाते हैं, उस वक्त रोटी ज्यादा खाते हैं, चावल ज्यादा लेते हैं, एक गोश्त की बोटी लेते हैं। अब देखेंगे तो लोगों ने गोश्त खाना छोड़ दिया, मुर्गी खाना ज्यादा शुरू किया। जैसे मुर्गी अगर जो फार्मिंग है उसमें तो आपको कैलोरीज भी नहीं मिलती हैं, जो कुछ भी नहीं है, तो वो तो पेट भर रहा है। देखिए लोग जो जिस ट्रेंड में हम आए हैं ना, इस ट्रेंड में जिस तरह हमारी जो बॉडी फैक्टर में हमारी जो प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, अब आप देखेंगे अगर लड़कियों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जो PCOS का हुआ है, बिल्कुल बहुत वो हुआ ही इसीलिए कि ये चिकन की वजह से, स्टेरॉइड्स वाली चीज़ों से, जो चीज़ें ये जो नगेट्स खाते हैं, ये जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं ना, वो आपके प्रॉब्लम्स बढ़ाती हैं। अच्छा, रेडीमेड में तो मैंने सुना है कि जो बच्चों को रेडीमेड जो चीज़ें दी जाती हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो चर्बी होती है, वो गोश्त तो होता ही नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं होता, क्योंकि वो एक मिकदार में, अब जैसे एक जो क्यूब्स आते हैं, चिकन के क्यूब्स आते हैं, बिल्कुल, अब उसमें कुछ भी नहीं होता। यानी लोग तो ऐसे लेते हैं जैसे रात के वक्त भाई 11:30 बजे जो है नूडल्स खा रहे हैं बच्चे। अब रोज मैं उनको समझाता हूँ कि मैंने कहा यार ये तो एक बहुत खतरनाक किस्म की न्यूट्रिशन है, यानी ये आपको कुछ भी नहीं दे रही बल्कि नुकसान पहुंचा रही है आपकी बॉडी में। आप मतलब नुकसान की तरह। अच्छा, एक और चीज़ भी आती है कि जिस तरह आपने बताया कि गोश्त का, अच्छा यहाँ पे क्योंकि सारी बात है हमारे मुल्क में थोड़ी जो है लोगों को गोश्त सपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये भी तो कर सकते हैं कि अगर गोश्त का शोरबा वो ज़्यादा बना ले तो वो भी हेल्दी है क्या? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। फिर वो चावल के साथ ऐड करके लेकिन आज एक बात बताऊं, सच बात बताऊं, हमारे मुल्क में आप कहती है महंगा है, लेकिन हमारे मुल्क में इतना ही अगर जिसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपने रोड पे बकरे का गोश्त सालन के तौर पे मिलते हुए फ्री में बंटते हुए देखा हुआ है। ये तो है जी, तो आपने रोज देखा होगा। हाँ। तो यहाँ पर ज्यादा है, कराची में बताओ गिविंग जरा ज्यादा चीजें हैं। पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में कराची में ओवर कहते हैं ना, ओवर हार्टेड लोग हैं, जो चैरिटी फंडिंग करते हैं। और मैं लिटरली देखा है कि बकरे का गोश्त ही वो जो है अच्छा दे रहे होते हैं। तो ये नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हमारे जो अच्छे मीडियम क्लास, अपर मीडियम क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर नूडल्स पे, नगेट्स पे, ये जो क्यूब्स होते हैं, उनकी सेहत ज्यादा खराब हो रही है। मैंने देखा नेचुरल नहीं खा रहे हो बिल्कुल। क्यों खराब हो रही है? क्योंकि वो फ्राइज ज्यादा खा लेते हैं। अब जैसे अगर फर्ज करें एक बच्चा शाम के वक्त 6 बजे इसने फ्राइज खा लिया, डू यू थिंक वो 9 बजे खाना खा सकता है? नहीं, कभी भी नहीं खाएगा। और जितनी चीजें यूज कर रहे हैं आप, केचप यूज कर रहे हैं, अब केचप में जो एसिड यूज किया जा रहा है, प्रिजर्वेटिव यूज किया जा रहा है, टाटरी विनेगर यूज किया जा रहा है, अब वो एलर्जी अस्थमा को बढ़ाता है। अब उसी तरह जैसे आप जो फैक्टर्स हैं इन चीजें के, जैसे फ्लू के फैक्टर्स हैं, बढ़ते कैसे हैं? इसी तरह तो बढ़ते हैं कि हमारी ये तो कोरोना के लिए भी बड़ा वो है, कोविड-19 के लिए दिस इज ऑल्सो डेंजरस कि आप जो जंक फूड खा रहे हैं या जो आप प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें खा रहे हैं। प्रिजर्वेटिव्स यही करता है ना, प्रिजर्वेटिव्स मेक्स योर लाइफ, आपके जो IG लेवल के जो सेल्स होते हैं, जो अंदर से एक लेवल के सेल्स होते हैं जिससे एलर्जी फैक्टर बढ़ता है, वो फैक्टर बढ़ाता है जिससे साइटोकाइन्स निकलते हैं। अब जब एलर्जी फैक्टर अंदर बढ़ा हुआ होगा, अब सब फर्ज करें कि कोविड है या इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन है या H1N1 है या बर्ड फ्लू है, जैसे जो भी वायरल इन्फेक्शन है, इवन दो कि मैं तो कहता हूँ डेंगू भी, जब वायरल अटैक करेगा और रिप्लिकेट होगा, जब आपके अंदर से इम्यूनिटी सेल्स गिरे हुए होंगे, साइटोकाइन्स बढ़े हुए होंगे, वो साइटोकाइन स्टॉर्म कर रहा देता है। जब साइटोकाइन स्टॉर्म कराता है, एकदम आपकी इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और आप सिक हो जाते हैं। अच्छा, अच्छी जो है तकरीबन खुराक जो है वो, जिस तरह क्योंकि कोविड क्योंकि है और हमें इससे जो है बचना भी है, तो थोड़ा सा मैं उसको भी हमेशा फैक्टर को साथ साथ रखती हूँ कि कौन सी ऐसी खुराक हमें खानी चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी।
ठीक है। जो हमारे कुछ डिकेड्स में बहुत कम हुआ है। जैसे आप देखें तो बोन पेन बढ़ गया, बाल उतरना शुरू हो गए, स्किन के प्रॉब्लम शुरू हो गए, स्किन ग्लो खत्म हो गया, लड़कियों में हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ है, लड़कों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, ये बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंट बहुत हो गया। और आपको बात बताऊं, ये एक बहुत बड़ी रिसर्च आई कि विटामिन डी जिनका कम था उनके वैसे बताऊं, विटामिन डी जिनका कम होता है इनको रिपीटेडली अस्थमा, एलर्जी और नमूनियाज हो रहे होते हैं, बच्चा हो या बड़ा हो या अडल्ट एज में हो। इसी तरह आप कोविड जो अटैक ही आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में करता है। विटामिन डी अगर कम है तो ऑटोमेटिकली आपके जो सेल्स है जो विटामिन डी से आपके इन्हांस कर रहे होते हैं, साइटोकाइन को स्ट्रॉन्ग में लेके नहीं जाते हैं और आपके सेल्स को नीचे की लेवल लेके जाते हैं, एलर्जी के फैक्टर को नीचे ही लेके जाते हैं। तो साइटोकाइन होता क्या, विटामिन डी करता क्या, जाके इसके ऊपर हावी हो जाता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसी तरह दूसरे जो विटामिन हैं जैसे जिंक है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी लाइनिंग को सही करता है। कोविड है, कोविड करता क्या, कोविड ने आपके जब यहाँ ट्रैक से गुजरा तो आपकी लाइनिंग को, लाइनर सेल जो है ना उसको बर्बाद करता है और इसके अंदर खुरदरापन पैदा करके आपके अंदर उस सेल्स में म्यूकस थ्रो करता है। जब म्यूकस बनता है तो ऑटोमेटिकली वो जाके लंग्स में अटैक करता है और वो ज़्यादा अटैक करके वो लंग को इन्फेक्टेड कर देता है और इस पे आपको वायरल निमोनिया हो जाता है। बिल्कुल। अब जिंक क्या करता है, जिंक उस लाइनिंग को रिपेयर के काम कर रहा होता है, तो इसीलिए ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आपको विटामिन डी ज़्यादा लेना है, विटामिन सी ज़्यादा लेना है, आपको जिंक ज़्यादा लेना है, फॉलिक एसिड ज़्यादा लेना है। ये 4 चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में, जब भी ऐसी भी नहीं कि आपने टॉक्सिकेशन पे चले गए, आपको लेवल्स पे लेने हैं, आपको लेवल। अच्छा, ये कहते हैं ये भी आपने एक लेवल तक खाना होता है, ये नहीं कि आपने विटामिन डी भी इतना बढ़ा दिया कि आपकी बॉडी टॉक्सिकेटेड हो जाए। बिल्कुल टॉक्सिक किस लेवल में जाके जो है टॉक्सिकेटेड हो सकती है विटामिन ऊपर जाएगी तो टॉक्सिक होने के चांसेस है, फिर आपको बॉडी पेन होना शुरू हो जाएगा। जहाँ बॉडी पेन विटामिन डी से कम भी होगा तो विटामिन डी के ज्यादा भी बॉडी पेन होगा, तो ज्यादा लेना भी नहीं है। फिर यूटिलाइज भी आपको करना है। किसी का ये होता है कि हमने विटामिन डी ले रहे हैं, लेकिन होता क्या है, विटामिन डी लेने के साथ आपको यूटिलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट नहीं लेंगे विटामिन डी यूज नहीं होगा, विटामिन डी यूज नहीं होगा तो आपकी बॉडी जो है वो टायर्डनेस की तरफ शुरू हो जाएगी और बॉडी एक होगा क्योंकि तो टॉक्सिक की तरफ चला गया। ठीक है। अगर आपके जो नैनोमीटर्स है, सनरेज हैं, वो 290 to 360 नैनोमीटर्स आपके जब लगेंगे तब आपको विटामिन डी कन्वर्ट करता है। आपका जो विटामिन डी आप ले रहे हैं वो टॉक्सिक फॉर्म में क्यों हो जाता है, क्योंकि आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको। अच्छा। यूटिलाइज नहीं हो सकता क्योंकि वो पड़ा रहेगा। आपको यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए कन्वर्ट करना है क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में आप ले रहे हैं। अच्छा, सनलाइट के लिए ये जरूरी है कि हम बाहर जो है स्पेशली उसके लिए 10-15 मिनट सनलाइट लें या ड्राइव करते हुए या वॉक करते हुए भी हमें सनलाइट मिल जाए? वॉक करते हुए तो आप बिल्कुल ले सकती हैं, लेकिन ड्राइव करते हुए नहीं ले सकती क्योंकि जितने भी हमारे ग्लासेस हैं वो यूवी प्रोटेक्टेड होते हैं। उस पर लिखा होता है ग्लासेस पे यूवी प्रोटेक्टेड, तो उसके अंदर से रेस पास नहीं आएगी। तो अगर आपको सनलाइट लेनी है तो वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप शीशा नीचे कर दें, आप प्रॉब्लम वो कर सकती हैं, लेकिन आगे से फ्रंट से आपका फेस या आपके शोल्डर आपके आने चाहिए। वो तो नहीं आएगा। क्यों आपके वो सेल्स को, दिस इज इंपॉर्टेंट, शोल्डर जो है जरूरी है, आपका फेस, क्योंकि पहले आपको विटामिन डी कन्वर्ट होता है स्किन से, डायरेक्ट कन्वर्ट होते ही जाता है लिवर में, लिवर से जाता है किडनी में, किडनी से जाता है आपकी हमारी पूरी बॉडी में, फिर बोन्स में, लिवर में, एंडोक्राइन सिस्टम में, सारी सिस्टम में जाता है। उसका एक बहुत बड़ा चैनल है। उस चैनल को यूज करने के लिए यू नीड पहले सनलाइट, यूवी रेज चाहिए। फिर कई मुल्कों में हम होता ही है कि जहाँ सनलाइट नहीं है, नॉर्वे वगैरह में, ऑस्लो वगैरह में ऐसे जहाँ पे सनलाइट नहीं है, तो वहाँ पे हम प्रिस्क्राइब ये करते हैं कि यू बाय अ यूवी लाइट जो आपके रेज होते हैं उसको कन्वर्ट करती है। ओके, जो एक लाइट और रेड से कलर की एक जो नहीं, वो तो फिजियोथेरेपी की होती है। अच्छा, दूसरी एक यूवी रेज होती हैं, ओके, वो एक विटामिन डी को कन्वर्ट करने के लिए आती है, स्पेशली डिजाइन किया जाता है जहाँ पे सनलाइट नहीं होती। ऑलराइट, देखिए कितना ज्यादा ख्याल रखा जाता है चीजों का। विटामिन डी का लोग बहुत। एक बात आपसे पूछते हैं कि आपको इतनी बिजी स्केड्यूल में अपने खुराक का ख्याल रखते हैं आप या नहीं है? जो वो आता है खा लेते हैं, बस सही है? देखिए, अमूमन तो ये होता है कि मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं जितना हो सके घर जाके खाना खाऊं। तो वापस घर जाते हैं ऑफिस से और फिर आना। अच्छा, अब कोशिश ये होती है हमारी, बट ये कि मुझे आज यहाँ आपके साथ बैठ के और डॉक्टर साहब के साथ बैठ के मेरे नॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ। इस प्रोग्राम के बाद भी डॉक्टर साहब से कोशिश करूंगा मुलाकात करूं और फायदा हासिल करने की कोशिश करूँ। आपने कहा कि देखिए, हम जब बाहर होते हैं
पॉलिटिकल वर्कर की जो अपनी लाइफ होती है ना, वो उनकी मर्जी से नहीं बड़ी होती, टफ होती है। वो हाँ। अपनी मर्जी से नहीं होती। हाँ। वो चाहे किसी भी स्टेज पर हो, देखिए अगर वो बहुत ज़्यादा किसी बड़ी स्टेज पर है तो फिर वो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा पब्लिक हो जाती है। हाँ। और जिस तरह मुझ जैसा पॉलिटिकल वर्कर है तो मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी पॉलिटिक्स करता हूँ, तो मुझे पूरे ज़िले में मूव करना होता है। मोस्टली ये होता है कि पॉलिटिकल वर्कर जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि जनाब आज हमने शाम में अगर किसी की शादी है तो वो अटेंड करनी है, खुदा ना खास्ता किसी के यहाँ हर शादी में लहदा जाके खाना खाते हैं नहीं खाना नहीं खाते, अटेंडेंस बड़ी जरूरी होती है। अटेंडेंस बड़ी जरूरी होती है। वो अक्सर ये होता है कि जी थोड़ा सा ये खाने होता ही है कि खाना मजबूरी मना भी नहीं कर सकते। मैं बड़ी जबरदस्त सबको कहता हूँ कि पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, जितना भी बिजी लाइफ हो, एक चीज जरूर याद रखें, start your day with an exercise. Right. Start a day with a good breakfast. Then go to the lunch with the vegetables. रात का खाना स्मॉल पोर्शन। जब आपने ब्रेकफास्ट अच्छा किया, एक्सरसाइज अच्छी की, यकीन करें आपकी सर्वाइवल ऑफ लाइफ, आपके सर्वाइवल ऑफ और द बॉडी की जो मेंटेनेंस है, वो यकीन करें आपके चेहरे पे कभी भी थकन आएगी नहीं। यू विल ऑलवेज फील करोगे कि यू आर हैप्पी। हाँ बिल्कुल नहीं, हैप्पी रहोगे आप। अच्छा, आपके ये मैंने देखा है कि हैप्पी मूड्स और आपके काम में भी अच्छा हो जाता है, आप अच्छा फील करने लग जाते हैं। आमतौर पे हमने सुना है ये कि जनाब रात का खाना जो है वो आप कोई कहता है जी आप सोने से 4 घंटे पहले खा लें, 3 घंटे पहले ले लें। देखिए रात का खाना सुन्नत के हिसाब से तो देखें एक ही है कि आपने इशा पे आपने खाना खाया, उसके बाद आपने जब सोना है 8, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जब भी सोते हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कितने लोगों को आपने देखा होगा, दावत में जाते होंगे, कितने लोगों को आपने देखा होगा वो रात को खाना शादी में आके नहीं खाते, वो घर पे खाना खाकर आते हैं। उनकी एक स्टाइल है और वो आपकी हेल्थ बनाती है। स्टार्ट टू डे विद एक्सरसाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप देखें अगर आप जब स्पोर्ट्स करते होंगे तो आपने फील करते होंगे कि यार मैं पूरा दिन, आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं बहुत हैप्पी हूँ, कोई थकावट नहीं। और जहाँ आपने एक्सरसाइज छोड़ी ना, यकीन करें कि आपकी बॉडी बिल्कुल निढाल हो जाती है, आपको फिर फीलिंग टायर्डनेस होती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, आपको क्रैम्पिंग पेन शुरू हो जाते हैं। तो स्टार्ट, अगर आप कभी भी स्टार्ट योर डे विद 10-15 मिनट्स, खाली 15 मिनट्स एक अच्छी सी एक्सरसाइज करें। मैं कह रहा हूँ 15 मिनट्स भी सनलाइट में नहीं रहें, 5 मिनट भी सनलाइट में प्रॉपर तरीके से सनलाइट में रहें, और साथ में जो है अच्छा नाश्ता करें। दोपहर के लंच को आप स्किप करके फ्रूट्स पे आ जाएं और रात के एक स्मॉल पोर्शन में लें। यकीन करें कि ये जितनी भी बीमारियां हैं, लैब टेस्ट है ना, यकीन करें लैब टेस्ट खत्म होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और बीमारियां जो चलते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमारी स्टाइल ऑफ जो वे ऑफ खाना है ना, वो बहुत डिफरेंट है। आप सोचिए हम ज्यादा खाना क्या खाते हैं, रात का खाना ज्यादा खाते हैं और बहुत एहतमाम से खाते हैं। अच्छा, सुबह का ब्रेकफास्ट हम जल्दी में खा लेते हैं, ठीक है, हाँ। और दोपहर का खाना स्क्वेजल की बिजी होते हुए खाते हैं। कोई बात नहीं, आप दोपहर का खाना ले रहे हैं, टेक अ स्मॉल मील, स्मॉल नहीं, वेजिटेबल्स ले लें, फ्रूट्स ले लें, और रात के खाने को स्मॉल पोर्शन करते हैं। देखें आपकी हेल्थ कितनी अच्छी होती है। विदिन 6 मंथ्स आप यू विल कंप्लीटली चेंज। आप स्मॉल पोर्शन लें, लेकिन तो आप हर चीज़ में हेल्दी चीज़ ज़रूर लें। मतलब आपका जो है ना हेल्दी जो फैक्टर ज़रूर। अब जैसे दाल है, मैंने अब दाल खाना शुरू की, मैं दाल में तड़का ही नहीं लगाती, डायरेक्ट आप उसमें इतने अच्छे मसाले आप ऐड करें, इतना टेस्ट उसमें डेवलप करें कि आपको तड़के की ज़रूरत ना पड़े। दाल इज़ ऑल तो हेल्दी ना, दाल मतलब उसमें प्रोटीन तो है ना। ज़्यादातर देखा है जो हिंदू फैमिलीज होती हैं, वेजिटेरियन बहुत कम होती है। हाँ। क्यों? उनको लंग की प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा कम होता है। क्यों? बिकॉज दे यूज वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या होते हैं? वेजिटेबल्स आर अंडरग्राउंड रूट्स जितनी भी होंगी, दे हैव एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली मैंने कहा ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे आप दोपहर को आएँ, आपको ये सारे प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल फ्रूट तो बहुत लेता हूँ मैं। और जैसे वेजिटेबल्स स्पेशली देखिए, फ्रूट्स बनते हैं ऊपर और वेजिटेबल्स होते हैं नीचे। हाँ। जब नीचे होंगे ऑक्सीजनेशन आपको ज्यादा मिलेगी। ओह ठीक है। जैसे आप बीट रूट है, कैरेट है, आप जितना ज्यादा लेंगे, आप यकीन करें, आप सुबह मैंने एक प्रोग्राम किया ABC पे, एप्पल, बीट रूट और कैरेट पे। यकीन करें मैंने ये जब से मैंने फिर स्टार्ट किया ये जूस पे, जब मैंने रिसर्च की इसके बाद मैंने ये जूस स्टार्ट किया, एवरी ऑल्टरनेट डे मैं पीता हूँ। यकीन करें आई गेट ना फ्रेश और हेल्दी हो गया मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा। और एक्सरसाइज भी साथ में है। एक्सरसाइज के बगैर तो मैं चलता ही नहीं। तभी आपने अपने आप को हमेशा फिट रखा है माशाल्लाह से। अच्छा, एक बात है, अभी भी एक्सरसाइज आप करते हैं या छोड़ दी? मैं सच कहूँ तो अभी टाइम नहीं मिलता। कल से करें,
अब मैं कोशिश अब ये कोशिश बिल्कुल, मैं ये डॉक्टर साहब से भी वादा और आपसे भी मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम फील करते हैं कि यार ये हम हेल्दी हो रहे हैं, हमारा जो ना मतलब फेट ज्यादा हो गया है, चलें जी शुरू कर दें, वो वक्त याद करते हैं फुटबॉल वाला, जब आप बिल्कुल याद आता है, बहुत याद आता है, बहुत ज्यादा याद आता है। देखिए वो तो मेरे साथ इस तरह का एक मामला हो गया था। देखिए हम 99 में मैं बताऊं हुआ ये था कि घर में हम डाकू घुस आए थे, किसी वजह से वो मेरा उनके साथ जो है ना थोड़ा सा झगड़ा सा हो गया, तो वो मेरा शोल्डर एक डिसलोकेट हो गया। ओके। उसके बाद मैं किसी भी गेम खेलने के काबिल रहा ही नहीं। उसके बाद वो ग्रेजुअली फिर मेरा माइंड जो ना टोटल ये कह लेंगे चेंज किया मैंने अपने आप को कि 99 के बाद यही नवंबर था, 7 नवंबर की डेट थी। उसके बाद मैंने अपने आप को जो ना वालिद साहब के साथ बिजी किया, पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व किया, फिर कुछ छोटे मोटे बिजनेस किए। ये तो कुछ तो एक्सरसाइज अब आप कर सकेंगे, लेकिन अब आपने कहा है कि अब आप करेंगे, मैं ट्रेडमिल चलाता था, सुबह और शाम दोनों टाइम करता था, बट ये कि अब कुछ दिनों से छूटा हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब से वादा है कि आप शुरू कर दो। अच्छा, मैं बस अभी लोग मुझसे पूछते हैं कि एक्सरसाइज और इसकी बात करते हैं ना, मैं यकीन करो मैं कहता हूँ कि यार यू डोंट नीड एनी मशीन्स, आप कुछ सिर्फ अपनी नेचुरल करें, अपनी बॉडी से एक्सरसाइज करें। बिल्कुल। अच्छा, अब जो है क्योंकि ब्रेक का टाइम आ रहा है, तो अब हमें आपसे इजाजत भी लेनी होगी, लेकिन बहुत अच्छा रहा। एक और सेशन इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ तो बिल्कुल रखेंगे, इंशाल्लाह आपको भी बंधु करेंगे दोबारा से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाएंगे एक ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाएं। बड़े मज़ेज़, बड़े ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा आपके फेवरेट हैं, तो इनसे मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ है अकुनज़ादा हाजी दीन मोहम्मद साहब रूहानी, और हर्बल दोनों इलाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। जज़ाकल्लाह। ये अल्लाह की मोहब्बत है और आप लोगों की मोहब्बत है। अल्लाह जिसको चाहे जिसके दिल में उतार दे, जिसको ना चाहे तो ना उतारे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। बस अल्लाह आपको बहुत जज़ा दे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने बहुत जो है लोगों को जो है आपकी ज़ात से बहुत फ़ायदा भी हुआ है। बीमारी तो देखें ये तो आना होता है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इससे कोई सही तरीके से इलाज कर ले और ऐसा इलाज हो कि बार बार तकलीफ़ ना हो, कि बार बार फिर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, फिर इलाज के लिए ये एक बड़ी बात होती है। और माशाल्लाह से जब आप रूहानियत के साथ इलाज करते हो तो हमने देखा है कि इंसान की ओर बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो है आजकल स्पेशली कोविड के हवाले से या कोविड-19 के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है केसेस भी आ रहे होते हैं, कैसे पहले तो बच्चा बचना कैसे चाहिए, क्योंकि ये एक बचना जो है ना सबसे बड़ी बात होती है। पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। अल्लाह की रज़ा बड़ी प्यारी है। सब कुछ आना है अल्लाह की तरफ से आना है। हम आप कोशिश कर सकते हैं, दुनिया की किसी बंदे के पास कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ कोशिश है। शफा जज़ा ज़िंदगी सारे मामला अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से आने होते हैं। कोरोना ये कोई बला नहीं है। आज आपका नाम नाजिया है, कल आपका नाम शमीम रखते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आप तो वही रहेंगी। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, नमोनिया, हेपेटाइटिस, ये सब बीमारियां पुरानी हैं जो आज नहीं पैदा हुई। ये पहले भी चला आ रहा था, लेकिन जो भी इसको जिस संग में ले ले वो अपनी मर्जी। लेकिन मैं इतनी आसान बता देता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है पहुँचे, लोग उस पर अमल करें। मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला पे अटल फैसला, अटल ईमान है कि वो महफूज रहेंगे। पहला सवाल, या सलामो या हफीज़ो, चलते फिरते पढ़ते रहें, दुआ मांगते रहें, पानी फूके पीते रहें, खुद भी पिए, पूरा ख़ानदान को पिलाते। या सलामो या हफीज़ो, या सलामो या हफीज़ो, एक हम। दूसरी चीज़ है, अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं हमारे पास, बेशुमार नेमतें हैं। इतनी नेमतें हैं कि अगर हम ज़िंदगी गुजार लें तो उनकी नेमतों को हम गिन नहीं सकते। फ़बी अय्या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारे पास प्याज मौजूद है जो नेचुरल एंटीबायोटिक है। आप जितने भी मरीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर जो प्याज का अर्क पी लें तो सबसे अच्छा है। अगर अर्क पीना मुश्किल है, वो जाके चुभता है मैदे पे, शुरू में 1-2 दिन 2 दिन बाद, उसके बाद क्या करें? प्याज का अर्क वो तो पी लें, ठीक है। अगर ना हो तो वो ना पी सके तो खा प्याज सकते हैं क्या? प्याज खा तो सकते हैं ना? हाँ, खा सकते हैं, बस सही। प्याज खा लें। प्याज खाने के बाद अगर किसी को शुगर नहीं है तो वो
खजूर ले ले, शुगर है, थोड़ा सा क्या नाम है उस पर शहद ले ले, 2-4 कतरे। ठीक है, ओके। इसको रोज़ाना सुबह शाम रखें। आप यकीन माने कि अल्लाह सुब्हान तआला बड़ा करम नवाज है, आपके पास ना कोरोना आएगा ना उसका रिश्तेदार आएगा। अच्छा, मैं छोटी सी मिसाल में, आप एंकर है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ? मैं पूछूँ आपसे कुछ? बिल्कुल पूछें पूछें। बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं। कोरोना तो सारे पाकिस्तान में आ जाता है। हाँ। जो आप कितने जलसे हो रहे हैं वहाँ कोरोना नहीं आता, क्या मामा लगता है? जो इतने लोग जमा होते हैं वहाँ कोरोना नहीं आता है। कोरोना आपके लिए, मेरे लिए, गरीबों के लिए आता है। हाँ, नहीं, मैं सवाल आपसे पूछ रहा मुझे हूँ तो लग रहा है कि अमीरों के लिए आता है। समझे ना? अमीरों में ज्यादा आप हो ये रहा है। देखें कि रमज़ान के महीने को पूरी स्टडी कर लें कि रमज़ान में क्या हुआ, रोगी बातें खराब हुई, और बाद में जब बीच में रमज़ान के बाद जब से जुलूस सब हुए वहाँ पर कोरोना नहीं आया, उससे पहले कोरोना मस्जिदों में आया, मारपीट हुई। देखिए ये गलत तरीका है। आप माना कि कोरोना की बीमारी है, दुनिया में आई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो आम पुरानी बीमारी, उसको रंग कोई भी दे दो। जैसे जुलूसों में नहीं आएगा, क्या नाम, जो भी लीडर है वहाँ कोरोना नहीं आएगा, जो कुछ होगा वहाँ कोरोना नहीं आएगा, आपके मेरे पास कोरोना भी आ जाएगा 2 मिनट के बाद, क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार लगता है या नहीं लगता है, या हमारे साथ दुश्मनी है। ऐसा नहीं है। बीमारी से एहतियात है, या सलामो या फीजो पढ़ते रहो, प्याज का अर्क लो, प्याज खा लो, प्याज भी ले, हाँ। 2 खजूर खा लो। आप सबसे बड़ा काम है आलू, चावल, बड़ा गोश्त, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम को ये पूरे 4-5 महीने बंद कर दो। आप 90% यहाँ महफूज आते हैं। अच्छा, नींबू का ये है कि नींबू अगर अल्कलाइन कर दिया जाए, लाइक उसे अगर जैसा गर्म पानी में निचोड़ कर या कैवे में निचोड़ कर पी लिया जाए तो नुकसान देनी है ना, उसमें तो विटामिन सी है। 100 में से 5% लोगों को फायदा करेगा, 95% को नुकसान करेगा। अच्छा, मतलब उससे गला ज्यादा खराब होगा? देखें, वो बर हो जाती है, खराबी हो जाती है, बहुत ठीक ठाक खराबी हो जाती है। नींबू भी सही है, आप जो कह रही हैं आपके मुताबिक नींबू सही है, लेकिन अगर इसके मुकाबले में 1 कतरा सिरका पी लिया जाए, शहद गर्म करो, अच्छा। पानी गर्म करो, उसमें शहद मिलाओ। हाँ। मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। हाँ। पानी गर्म करके उसमें शहद मिला के 2 कतरे जो है नींबू डाल दो, या 2 कतरे जो ना सफ़ेद सिरका डाल दो, वो ज्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर है। ये तरीका इस्तेमाल का ये है। सही है। चीज़ तो होती है, उसका तरीका इस्तेमाल भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली जितनी मैं आपसे बात करता हूँ नाजिया, जी। वो बात करता हूँ जितनी मैंने तहकीक की, रिसर्च की है। मासूम आदमी हूँ, 37-38 सालों की रिसर्च करते हुए। सवाल तो करूंगी ना जी सवाल तो करती रहूंगी ना। नहीं, सवाल करें, बिल्कुल करें, हाँ। बार बार करें। तो रिसर्च करने के बाद जो चीज़ सामने आती है वो अलग मैटर होता है। देखिए, मैं ये बताऊँ कि हम जितने भी लोग बैठे हैं सब डॉक्टर हैं, मिसाल दे रहा हूँ। हमने एक कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं, हम सबके पास एक ही तालीम है। सही है। लेकिन हम में से कुछ शख्स जो 37-38 साल रिसर्च कर रहा है, उसकी तालीम हमसे अलग है। बिल्कुल। वो हमसे बेहतर है। मेरे पास जो अब आपके पास जो मरीज आएंगे, जो देखेंगे, अक्सरियत वो मिलेगी जो मेडिकल में नाकाबिले इलाज थी और आज वो ठीक है। बस ये कि आपने बताया कि प्याज का इस्तेमाल वो जरूर करें। अच्छा, अल्लाह ना करे किसी को अगर कोरोना हो जाए तो वो क्या करे? अगर हो जाता है ना, प्याज को खिलाते रहें, ऊपर खजूर खिलाते रहें, खजूर के बाद 1 चमचा शहद पिलाएं। ये 5 दिन 6 दिन के अंदर आपको कोरोना नहीं मिलेगा। एक काम ये हो गया। दूसरे काम पे आते हैं। दूसरे काम ये कि आप करेला ले लें, करेला सब्जी हर घर में पकती है। सही है। हर कोरोना के मरीज को सुबह शाम आधा पाव करेला उसको धो के थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करके निचोड़ के उसका अर्क पिला दें। उससे एक आध मोशन आ सकता है, लेकिन आपका कोरोना के सारे जरासीम गेट से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, वाह, ये नेचुरल एंटीबायोटिक। ठीक है। ये चीज़ें आप उसको मरीज को लौकी और करेला एक साथ पका के उसका खिलाएं। अच्छा, आपके सामने रिजल्ट आएगा। सुबह हो रहा है, शाम को हो रहा है, सुबह हो रहा है, शाम को हो रहा है। 3 दिन में बंदा अपने ड्यूटी काम पे चला जाएगा। लौकी और आपने कहा करेला पका के खिलाएं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी, या फिर करेले का जूस खाए तो करेले का जूस आधा आपने कहा करेला, आधा करेला नहीं कहा मैंने, कहा कि आधा पाव करेला। आधा पाव करेला सुबह, अच्छा, आधा पाव शाम को दें। ठीक है। नहीं, उसके लिए जो जूस के लिए ठीक है, उसको आपने ग्राइंड करना है, थोड़ा सा धो के थोड़ा पानी डाल दें। ठीक है, थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड करके तो पटे से निचोड़ लें, निचोड़ के उसका अर्क पिलाना है। ठीक है। तो इसका रिजल्ट आपको हाथ मिलेगा। मैं छोटी सी मसाला दूँ, आपने बड़ी अच्छी बात, मैं एक छोटी बात पूरी करूँ। देखिए, आपने बड़ी प्यारी बात की, मैं इसकी थोड़ी बात कमी है वो पूरी करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल कीजिए। बुखार कितना शदीद क्यों ना हो, आप करेले का अर्क सुबह शाम पे लाएंगे तो बुखार टूट जाएगा और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी एंड को पहुंचेगा। ठीक है, सही है, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, सजाद अली खान मेरा नाम है, और डॉक्टर साहब से। जी सजाद, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं समझा मैं। किसके लिए? काले पीलिया के लिए। काले पीलिया के लिए। जॉन्डिस
ठीक है, आपको अभी बता दे, कुछ सवाल करेंगे? नहीं, बस ठीक है, ओके, जवाब चलिए सुनेंगे। फिर। ठीक है, जी। सबसे बेहतरीन हल तो ये है कि सबसे पहले मेरे भाई की बड़ी हड़ दो होती है, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। बड़ी हड़ का रंग पीला होता है, छोटी वाली जो है ना वो काले रंग की होती है, हल्के काले रंग की होती है। ठीक है, ओके। बड़ी हड़ बाजार से पाउडर खरीद लो, पाउडर खरीद के तो सुबह चाय का आधा चमचा या पाव चमचा सुबह ले लो, आधा पाव चमचा शाम को ले लो। एक काम तो ये हो गया, ये आप कंटिन्यू रखो, और इससे आपका जो काला पीलिया जो सब आप पेशाब में आपका जो है ना जितना भी पेशाब आता रहेगा वो ब्राउन जो क्या नाम है येलो वो होते होते साफ हो जाएगा। ज़्यादा मसला तो मेरा एड्रेस में बता देता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चलूँगी जी। सैलानी वाले हम दोनों आमने सामने हैं, दोपहर 2 बजे से लेकर 8 बजे तक बैठता हूँ। तो क्या नाम है बोर्ड लगा अलहाज खूनज़दा दीन मोहम्मद का, वहीं आ जाएँ, 2 बोतलें पानी लेके आ जाएँ। तमाम बीमारों के लिए एक हदायत सबकी कौन है, कोई शख्स आने से पहले पेन किलर या बुखार की दवाई खा के नहीं आएगा। मेरे पास आए बुखार की हालत में आए, मेरे पास आए तो दर्द में तड़पता वो आए, इंशाल्लाह मेरे रब में मेरा ईमान है, मेरे पास वो हंसता मुस्कुराता हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये वो 4 मीनार जो उसी के जो सीधा जाते हैं वहाँ पर सैलानी का एक बहुत बड़ा सा इदारा जो जी वो आमने सामने ना उसी के सामने। अच्छा, ठीक है, आपने शादी सही कर दी, जज़ाकल्लाह। सैलानी वाले कोने में उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, दायां तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज खूनज़दा दीन मोहम्मद का, तो वो बिल्डिंग का नाम है क्रिस्टल व्यू। 2 चीज़ें मैं रिपीट कर देता हूँ नाज़रीन, सबको सुनने वाले के लिए अच्छा होगा। मैं तेज़ बोलता हूँ, पहले बता दूँ, मेरी बात मुमकिन है कोई ना समझ सके, आप मेरी गुफ्तगू को रिपीट कर देना। ठीक है। मेरे पास आने वाला शख्स बुखार की दवाई खा के ना है, 103 है, 104 है, 105 है या 106 है, वो बुखार की हालत में आए, डर कैसे? ठीक है, इंशाल्लाह ताला मेरे पास हंसता मुस्कुराता हो जाएगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि कितनी भी शदीद तकलीफ है तो तड़प रहा, चीखें मार रहा है, वो पेन किलर खा के ना आए, वो मेरे पास है। अब अल्लाह की मोहब्बत देख लेना, अल्लाह क्या जवाब देता है। इंशाल्लाह जो भी शख्स जो है वो डॉक्टर साहब के पास जाए, डॉक्टर साहब कह सकते हो ना आपको? जी, कह सकते हैं जी। उनके पास जाए तो आपने कोई भी पेन किलर नहीं खानी, चाहे आपको दर्द हो, जिस्मानी दर्द हो, आपको सर का दर्द हो, कोई भी दर्द हो, दर्द की हालत में आना है। और अगर बुखार है तो बुखार की शिद्दत में ही आना है, उसके लिए भी कोई दवाई नहीं खानी है। अगर किसी ने दवाई खा ली हो, एक कॉलर है वैसे, उनसे बात करने के बाद जवाब दीजिएगा, अगर कोई दवाई खा ले तो उसको कितनी देर बाद आना होता है? गलती से चले खा ली तो बताइएगा, लेकिन एक कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़मीना, आप सवाल कीजिएगा। वेलकम टू मेट्रो चैनल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे इनसे पूछना था कि जिस्मानी दर्दों की, मतलब थायराइड के लिए, जिस्मानी दर्दों के लिए कोई ऐसी हल बता दें कि जब मुझे थायराइड का तकरीबन 20 साल से होम्योपैथिक बहुत इलाज कराया है, लेकिन एक जगह रुका हुआ है, बहुत माइनर है, लेकिन ये कोई चीज़ सही नहीं हो रहा, और इसकी वजह से मुझे बॉडी बहुत पेन करती है ना, और शरीर बहुत रहती है। तो आप उसके लिए कोई ऐसा काफ़ी इलाज, ठीक है, बहुत इलाज होम्योपैथिक। ठीक है, आप एक दफ़ा वैसे दिखा भी देंगे इनको जाकर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो एक 1-to-1 होता है, लेकिन आपको ऑनर बता भी देते हैं। पहले इनका जवाब दे दें, फिर वो जो मैंने सवाल किया उसका। सबसे बेहतर काम तो ये है कि ये आके दिखा दें। ऐसे भी पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से लोग फ़ोन करते हैं, अपने डिटेल देते हैं, रिपोर्टें भेजते हैं, हम उनको दवाई भेज देते हैं। ठीक है ना, मेरी कोई फ़ीस नहीं है, देखने की फ़ीस नहीं है, कोई और काम नहीं, सिवाय दवाई के पैसे हैं। जितनी दवाई बनती है इतने पैसे हम लेते हैं कि उसी पैसे ही आगे। और सारी हर्बल दवाइयाँ होती हैं, हर्बल, सब हर्बल होती हैं। तो अच्छा काम तो ये आके देख लें। दूसरी बात है कि जितने भी थायराइड के पेशेंट्स हैं, तो आप मेरी बात को रिपीट कर दीजिएगा, वो आलू, चावल, नींबू, इमली अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बड़ा गोश्त, चने की दाल बिल्कुल बंद कर दें, और 50% आपको ये फ़र्क आ जाएगा। ओह, ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। 50% जो बाकी है उसका आप इलाज करा लें। ठीक है ना। और इलाज के लिए कोई दवाई? इलाज के लिए आएंगे तो बात होगी, इससे मैं छोटी सी मिसाल दूँ कि आपके यहाँ मैंने पहले भी मेट्रो में काफ़ी प्रोग्राम्स किए, और ख़ास तौर पर चिकनगुनिया का मैं बता दूँ कि चिकनगुनिया के 3 दफ़ा लोगों को हुआ, तो वो बुखार तो ख़त्म हुआ, लेकिन वो चलते हैं तो उनके कदम उठते नहीं है, उसका वजूद पूरा जाम होता है, शदीद तकलीफ होती है। जो 2-2 साल से 3-3 साल से चिकनगुनिया के मरीज़ रहे मेरे पास हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह 2 माह के अंदर बिल्कुल 100% ठीक हुए। तो हर चीज़ का इलाज मौजूद है। यहाँ 2 चीज़ें हैं, आपको परहेज़ करनी है, दवाई खानी है, कलाम इलाही पढ़नी है। मुसलमान कलाम इलाही पढ़ेगा, लेकिन गैर मुस्लिम जो आते हैं हमारे पास, जिस मज़हब से भी आते हैं, उनको हम पढ़ के देते हैं। वो फिर भी कहते हैं जो तुम्हारा मज़हब में तुम्हें इजाज़त देता है, पाक होने का तरीका, साफ़ होने का तरीका, उसके मुताबिक ये पानी इस्तेमाल कर लें।
वो करते हैं माशाल्लाह। ठीक है ना, अब इनके सवाल का जवाब हो गया। हाँ, वो पेन किलर अगर खा लें तो क्या पेन किलर में बता, फिर हम कॉलर से पेन किलर खाने के बाद जो आते हैं तो उनका जवाब ये होता है, कहते हैं जी हमें बहुत शदीद बुखार था, शदीद दर्द था, मैं तड़प रही थी, तड़प रहा था, लेकिन अब दर्द नहीं है। अब उसको दम भी करता हूँ, दवाई दे देता हूँ, लेकिन मेरे काम की बात ये होती है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब एक शख्स दर्द में आता है, कर्ब में आता है, वो तड़पता हुआ आता है, तो वो तड़प उसकी ख़त्म होती है। ख़त्म होने के बाद वो ठीक होता है तो मेरे पास से हंसा मुस्कुराता जाता है, तो वो जुली फैला के दुआ देता हो जाता है। ठीक है ना। नहीं, आपकी टीवी चैनल के छोटा सा मैं वाक़या सुना देता हूँ, जी जी, आगे इजाज़त हो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम एक कॉलर भी ले लें फिर आप वाक़या सुनाते हैं ना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे साथ नगीना क्या कहेंगी, सवाल बताइएगा। आपसे मुझे ये बात करनी है, मेरा बेबी है छोटा सा, 1.5-2 साल का हो गया है, लेकिन उसकी ग्रोथ भी नहीं है और कद में भी मसला है। ऐसा लगता है जैसे 6 महीने का है। शाह वाले के साथ से बात कर लीजिए। 6 महीने का क्या हुआ से? 2 साल का बेबी है, लेकिन उसका जो अभी मौजूदा साइज है वो 6 महीने। 6 महीने, अच्छा। तो ये मैं इसका जवाब दे, ठीक है। ओके नगीना, थैंक यू सो मच। नासिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के ऑटिज़म सीपी चाइल्ड शॉर्ट ब्रेन, ये तमाम मरीजों का हमारे पास हज़ारों का इलाज हुआ, कामयाब इलाज हुआ। हेमोफीलिया वनबली ब्रेन डॉक्टर बुलंद इकबाल ने मेरे प्रोग्राम्स किए और बहुत बेहतरीन और कामयाब तरीन प्रोग्राम किए, और खुशी की बात है कि उन्होंने पूरे केस की स्टडी की और फिर प्रोग्राम में बैठे। ये बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि उसने खुद डॉक्टर उसने एक बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया। तो ये बच्चे काबिल इलाज हैं, इन पे मेहनत करनी पड़ती है। सही है, लेकिन इलाज थोड़ा लंबा होता है। ये अभी अगर 2 साल का बच्चा अगर आपको 6 महीने का 3 महीने लगता है तो आप ये ना समझें कि इनको शिफा नहीं मिलेगी। नहीं, शिफा है, कहाँ है आपको मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करो। ये इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में वापस आएंगे, ठीक होंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं आई बिलीव कि आप जब कि कोई भी आपको मसला, स्पेशली जो आपने बच्चे का बताया, आप डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर आए, डॉक्टर साहब के पास आप इनको लेकर आएंगे तो फिर वो एक सही तरीके से इलाज होगा। हो सकता है इलाज, लेकिन आप ज़रूर कराइएगा। जाएंगे एक ब्रेक की जानिब और उसके बाद हम कॉल्स भी लेंगे और डॉक्टर साहब से बात भी करते हैं। हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हैं और हाजी दीन साहब जो हैं हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलाज जो करना है ना, वो एक ऐसी चीज़ है कि इंसान जो सफ़ादियत भी हासिल हो जाए और कहते हैं ना कि बार बार आपको एक तकलीफ़ है उससे निजात मिले। अभी एक पेशेंट भी हमारे साथ हैं, हम क्यों ना ज़रा इनसे भी डिस्कस कर लें। हाँ ठीक है, साइमा नाम है आपका, है ना? साइमा, बताइएगा कि आपके बेटे को क्या मसला हुआ, आपने फिर डॉक्टर साहब के पास आई, कैसे वो ठीक होना शुरू? थोड़ा सा पहले आप अगर बैकग्राउंड बता देंगे तो हम मज़ीद इस पर बात कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटे का सबसे पहला तो इशू यही था कि जब ये 6 साल का था तो इसकी जो रीढ़ की हड्डी थी ना वो टेढ़ी थी थोड़ी सी। अच्छा, ठीक है ना, पैदाइशी? तो जी नहीं, पैदाइशी नहीं, 6 साल के बाद पता चला था कि उनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी है। अच्छा, तो गिरे थे या वैसे? नहीं, इनको बस थोड़ा सा डिप्रेशन। ठीक है, तो स्कूल वगैरह यानी अगर वो झुकते भी थे तो फिर खड़े नहीं हो सकते थे। अच्छा। स्कूल बिल्कुल नहीं जा सकते थे, कोई चीज कर नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद हम लोग उनके पास हाजी साहब के पास लेकर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र था कि 1-1.5 साल के इलाज के बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया था। अच्छा, अब ये मतलब माशाल्लाह मैंने देखा चल भी रहे हैं, चलकर भी आ रहे हैं। फिर इनके साथ दोबारा प्रॉब्लम हुआ कि उस साल जो है उनका एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, तो इनके पाँव पे रॉड लगी थी। जब रॉड लगी थी ना तो वो ऑपरेशन के टाइम पर जो उनको बैक पर जो इंजेक्शन लगाया था ना, तो
उस वजह से पाँव तो सही हो गया, लेकिन अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने से उसको फिर से बैक में पेन शुरू हो गया। पेन शुरू वो उसी हद तक हो गया कि ना वो बैठ सकता था, ना वो चल सकता था, ना वो झुक सकता था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर डॉक्टर साहब ने क्या इलाज दिया, किस तरह इलाज हम हुआ? इनके पास दोबारा आए, डॉक्टर के पास तो नहीं गए क्योंकि बैक का पहले भी जो इशू था, इनका चेस्ट भी बाहर आ चुका था फिर से दोबारा। तो हम डॉक्टर यहाँ फिर आए हाजी साहब के पास कि हमने कहा कि फिर से इसका प्रॉब्लम हो गया है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1-1.5 महीने के इलाज से ये बहुत बेहतर हो गया। जैसे इसका ये चेस्ट भी कम हो गया, अब ये झुक भी सकता है, चल भी सकता है, बहुत यानी 90% ये सेट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बहुत, तो क्या इलाज इनके लिए किया, रूहानी भी किया क्या? ये रूहानी मसाइल भी होते हैं साथ में क्या? लेकिन नाज़िया 2 चीज़ें हैं जो से मैंने इस्लाम सीखा है, दुआ और दुआ को लेके चलता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी हदीस से मेरे प्यारे महबूब की, दुआ भी खाओ और दुआ भी करो। चूँकि मेरा ये दुआ का सिलसिला बाई बर्थ है, हमारा ख़ानदान ओलियम का ख़ानदान है, तो वो सिलसिला भी साथ में रिसर्च भी कर रहा हूँ, जड़ी बूटी में भी। और ये मेरे पास पहले बच्चे को लेके आया था तो इस तरह सामने बताया कि इसका ये सीना जो है ना बिल्कुल यूँ हो गया था इस तरीके से, रीढ़ की हड्डी की वजह से। हाँ, जैसे बिल्कुल इन्होंने बहुत मेहनत की, आफरीन उस बच्चे पे, आफरीन इन लोगों पे। इधर देखो इस कंडीशन से होते 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 बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। जो मैंने कहा इन्होंने अमल किया। रीढ़ की हड्डी जो यूँ थी अब वो भी सीधी हो गई। तो क्या इलाज आपने किया? मैंने जड़ी बूटियाँ दी, वो कलाम में कुरान पाक के आयतें पढ़ने दी, दम किया और जड़ी बूटियाँ दी इनको। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे इन लोगों ने अमल किया, अल्लाह सब कोई तौफीक देगा वो भी अमल करें। यहाँ पर 90% लोग उस पर अमल नहीं करते हैं, वो बस उससे फ़ायदा उनको कम होता है, जो अमल करते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो फिर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो कमर में इंजेक्शन लगाते हैं, ऑपरेट करते हैं, चाहे वो बच्चे की पैदाइश के लिए करते हैं, किसी और मसले भी करते हैं, प्रोस्टेट के लिए करते हैं, या कोई भी मामला होता है, एक्सीडेंट होता है, तो कमर में जो इंजेक्शन लगाते हैं, लगाने के बाद वो बंदा सारी ज़िंदगी के लिए एक अज़ाब लेके चलता है। कमर की दर्द नहीं ख़त्म होती है। इस बात को मेडिकल में कोई मानने को तैयार नहीं। जिसके कभी ज़िंदगी में कमर में दर्द नहीं था, उससे ऑपरेशन कराया, उसकी यहाँ से टांगे नीचे हथौड़ महफूज हो गया और बिल्कुल उसको पता नहीं मेरे साथ पाँव भी टांगे यही नहीं है, उसको मच्छर खाते रहते हैं, पता नहीं है, उससे क्या नाम है चोट लगती तभी पता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इलाज हमारे पास है वो कामयाब तरीन इलाज है, कामयाब तरीन इलाज है। होता ये कि हम पहला सवाल होता है परहेज़ करने का। जो परहेज़ करते हैं तो वो तो 90% जल्दी ठीक होते हैं, जो परहेज़ नहीं करते हैं वो ठीक वो भी होते हैं, ये नहीं कि ठीक नहीं होते हैं, लेकिन वो टाइम लंबा हो जाता है। वो कहते हैं मैं कहता हूँ कि मुँह का मज़ा छोड़ो, तुम ज़िंदगी का मज़ा लो। अगर मुँह का मज़ा छोड़ दिया तो मेरी ज़िंदगी अच्छी मिल रही है, अच्छी सेहत मिल रही है, उससे बुरा क्या है? ज़रूर बताइएगा, क्योंकि खुराक कहते हैं सब आपकी चीज़ों के लिए जुज़ होता है खुराक जो है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉलर नहीं है अभी, ठीक है, कॉलर से दोबारा बात करेंगे। सॉरी, आपने थोड़ा सा वेट किया था, कॉलर मिलना ही तो कॉल का बड़ा मुश्किल होता है, फिर हम थोड़ा सा इंतज़ार करते क्योंकि कंटिन्यू हो रही थी बात, इसलिए हमने कॉल नहीं ले सके थे। आज हम दोबारा से कॉलर से बात ज़रूर कर लेंगे, कॉल कीजिएगा आप। अच्छा, खुराक के लिए ये कि हर बीमारी में क्या आप खुराक भी बताते हैं अलग-अलग क्या होनी? बिल्कुल जी, परहेज़ टल है। देखें 90% बीमारियों में टिंडा, लौकी, तोरी, करेला और रोटी, डबल रोटी, अंडे की सफ़ेदी, सिर्फ यही खानी होती है। अच्छा। लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर बिल्कुल बंद होता है। अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, जीरा ये सब डाल सकते हैं, ठीक है, ये मना नहीं है। और बाकी इसके अलावा तमाम चीज़ें बंद रहती हैं, ठीक है। जब दही भी डाल सकते हैं? नहीं, दही पकने में डाल सकते हैं, पकने में ना, कच्चा दही लाओ नहीं, ठीक है। कुछ बीमारियां जिनमें दूध भी बंद है, दही बंद है, कुछ बीमारियों में ये पकने में डाल सकते हैं, लेकिन दूध बिल्कुल बंद होता है। ख़ास तौर पर इस तरह के बीमारी होती हैं जिससे दूध इन्फेक्शन करता है, ठीक है, ओके। अच्छा। और जैसे कि थायराइड है, वो क्या नाम है, वो जो दूध पीते हैं ना गला चौक होने लगता है, हाँ, राइट, ठीक है, उनको बंद होता है, उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें दी जाती हैं, आप ये इस्तेमाल करो, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा है। जैसे एक खातून ने कहा जी इतने महीने से थायराइड का मसला इतने साल से है, तो देखें जो भी अपने इलाज करवाता है वो ठीक हो जाता है। मेरे पास आएँ, इलाज करवाएं, कुरान पाक की आयतें पढ़ने के लिए लेके जाएँ, वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं, अल्लाह शिफा देता है। दवा, दुआ और साथ में खुराक, ये बड़ी अच्छी आपने एक चीज़ कही, क्योंकि खुराक के ऊपर आई बिलीव, मेरा तो ये हमेशा से बिलीव है कि खुराक जब तक आप सही नहीं खाएंगे आप जो है ना मुकम्मल इलाज की तरफ नहीं पहुंच सकते। अच्छा, हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर इनाम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर इनाम साहब? हेलो जी जी, सवाल बताइएगा, जरा बात कराइएगा। जी जी, बात कीजिएगा।
जी जी, आपसे बात आप बोले, सुने डॉक्टर साहब, हम सुन रहे हैं, बोलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मेरी दो भांजियां हैं, उनके लोअर लिम्स काम नहीं कर रहे। अच्छा, ये पैदाशी या बाद में हुए? वो कराची इस्लामाबाद में होती हैं और उनसे चला वाला नहीं जा रहा, वो व्हील चेयर पे हैं। नहीं, मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि ये बच्चियाँ पैदाशी इस तरह या बाद में हुई हैं? ये इनको हो गए 10-12 साल हो गए। और दोनों को एक साथ हुआ? नहीं, एक को पहले हुआ, एक को बाद में हुआ। ये कैसे, मतलब कि दोनों को एक ही जैसे? अच्छा, उम्र एज के हिसाब से दोनों को एक साथ नहीं हुआ, एक को बाद में हुआ, एक एज के हिसाब से। अच्छा, तो ये फैमिली वाला मसला भी हो सकता है, फैमिली इनहेरिटेड? जी, फैमिली में है क्या? नहीं, वो असल में बात ये है, एक की जो उम्र है वो 55 साल है, एक की उम्र है 45 साल। ठीक है, अभी जवाब देते हैं, ठीक है ना, जवाब देते हैं अभी। सबसे पहला काम ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और प्लीज आप लोग ना अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें, आवाज आती रहती है। हाँ, गौर से सुने। जी जी। मेथी दाना और अलसी दोनों बराबर मिकदार में पीस के उससे अच्छी तरह मिक्स कर लें। ठीक है, ओके। रात को सोने से पहले चाय का चमचा मेथी दाना और ये दोनों चीज़ मिला के जो आपने रखा हुआ है पीस के, उसको मुंह में डालें, उसके 1 घंटे बाद दूध पी लें, लेकिन दूध गर्म पिए। ठीक है, ओके, ठीक है, ये काम शुरू करें। उनको आलू, चावल, नींबू, इमली चाय, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम बिल्कुल बंद कर दें। तारा मीरा तेल और जामे का तेल एक ही चीज़ के दो नाम है। मूली के बीज से ये तेल निकाला जाता है, मूली के बीज से, सरसों से नहीं। वो तेल निकाल के बाज़ार से ना खरीदें, उसमें चूना होता है, उसमें चमड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब जाती है। ये तेल बाज़ार से मूली के बीज लेकर निकाल लें। उन दोनों बच्चियों की पूरे हिस्से की मालिश करें। मालिश करने के बाद इनको लपेट लें, सुबह तक 3-4 कमर में लपेट लें। 1 से 2 महीने ये मेहनत करें, फिर मुझे बता दें। अगर इस तरह कोई मसला है तो मुझे 2 बजे के बाद मुझे फ़ोन कर लें, जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे चल रहा है। जी जी, तो उन नंबर मुझे फ़ोन कर लें। दवाई मंगवाना चाहे तो मुझसे दवाई मंगवा लें, जो तरीका मैं बताऊँ उस पर आप तेल आपसे मिल जाएगा कई बार, ऑयल लेंगे तो ये नहीं, ये मूली की तेल खुद निकालना पड़ता है, बाकी दवाई मेरे पास मिल जाए। क्रीम है, ऑयल है, जो हमारा अपना बना होता है। हाँ, वो ऑयल है, जड़ी बूटियों से जो दवाई तैयार की जाती है उसके लिए खास तौर पे वो इनको मिल सकती हैं, तो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आपको उसकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू होगी, आप खुद अपनी आँख से देखोगे इंशाल्लाह ताला सुबह इंशाल्लाह। दूसरी बात ये, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ थोड़ी सी, अगर आप इजाज़त दें। बिल्कुल बिल्कुल जी। मसला ये कि कुछ लोग होते हैं जो पैदाशी ठीक होते हैं, पैदाश के बाद जो है वो 5 साल 6 साल 10 साल की उम्र में वो वापस उनका वजूद साथ छोड़ना, यानी कि मसल्स, बोन्स, हड्डियाँ, चमड़ी और गोश्त सब नरम होते सब टूट जाते हैं, आखिर बेड रेस्ट पे जाते हैं। ठीक है, कोई 10 साल 20 साल 25 साल की उम्र में होता है, किसी का ऐसा टाइम होता है कि वो 18 साल की। मैं छोटी सी मिसाल दूँ कि हमारे वो अच्छे दोस्त रियाज साहब, उससे तकरीबन 10-15 साल से मुलाकात की हुई है तो पाकिस्तान में, लेकिन उनसे मिला, उससे छोटा भाई मेरे पास कभी कभार आ जाता है, नासिर साहब। उस शख्स की मैं खूबी बयान करता हूँ। उनका पहले गुटके बहुत बड़ा कारोबार था, यानी जैसे हम लोग सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान में उन्हीं की थी, 1000 लेबर काम करती थी, वो चमचे डाल के पैकिंग करते थे। उससे मुझे फ़ोन आया कि आप जो है ना, मैं बंदा भेज रहा हूँ, आप कहीं नहीं जाना, कि इंतज़ार करना कि बस ज़िंदगी की आखिरी सांस का मामला है। उसका जो मैनेजर था, मैनेजर की बहन थी, यानी जो बहन उसकी 18 साल को पहुँची, सुबह को बीमार हुई, शाम को ख़त्म हुई, सुबह को बीमारी, शाम को ख़त्म हुई, शाम को बीमारी, सुबह को ख़त्म हुई। तो ठीक है, तो वो हैदराबाद से जब कराची आए तो उसको उल्टी इमोशन लगे कि जो साथ उसकी फैमिली है उनके सबके कपड़े गंदे, पूरा कपड़े भरे हुए लेके आए, ला के तो मेरे पास पहुँचे। पहले मैं पड़ोसी से रिक्वेस्ट की, बड़े अच्छे इंसान है मज़र शकीब साहब, खुश रखे, बड़ा प्यारा इंसान है, पूरा ख़ानदानी प्यारा। उन्होंने उनको, मैंने कहा ये सूरत हाल है तो इनको बच्ची को धोना भी है, तो उन्होंने गार्डन में पैप लगा के प्लास्टिक का, तो सो पहले धो धा के साफ़ किया, फिर कपड़े पहनाए, फिर खुद नहा के कपड़े चेंज किए, तो ला के उससे इलाज किया, तो माशाल्लाह वो ठीक हुई। आज कम पश्चिमा खास 2-3 बच्चों की माँ भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये काबिल इलाज चीज़ें हैं, लेकिन सब, लेकिन इससे बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ। इन पे 99% कोई हाथ नहीं रखेगा, इन चीज़ों पे, कि उनको अपनी जान का होता है। आपके सामने वो चीज़ें, वो ताकतें होती हैं जो आपको नज़र नहीं आती, लेकिन वो तबाही फैलाती हैं।
ये भी मतलब क्रूशल मामला होता है ये भी। ठीक है, लेकिन हमने कल की ज़िंदगी कभी नहीं देखी, आज की ज़िंदगी देखी। जो कुछ मेरे बस में मैंने कर गुजरा। अल्लाह ने आपको इतनी ताकत, अल्लाह मुझे महफूज रखता है, मैं अपनी जान अल्लाह की सपोर्ट की हुई है। और ये ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक का आ गया टाइम, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, बात को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है हाजी दीन मोहम्मद साहब, और बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं रूहानी इलाज भी और साथ में जो है आपका हर्ब्स के हवाले से भी इलाज। और बड़ी अच्छी बात इनकी एक और ये है कि ये कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें तो ठीक है, सही है ही है, साथ साथ खुराक भी देखनी होती है। जो भी बीमारी उसमें खुराक बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। कभी किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो फिर उसके लिए क्या आप इलाज है, या उसका ये है कि आपको जो है कुछ ऐसे हर्ब्स खाने होते हैं जिससे वो कंटिन्यूटी सही हो जाए? मतलब कहते हैं ना कि शुगर तो जिसको डायबिटीज़ हो जाए सही नहीं हो सकता। देखें, शुगर को ताबीर किया गया दिमाग के साथ। ठीक है, सामने आपके खिड़कियाँ, दरवाजे, सब चीज़ें बिल्कुल खूबसूरत फर्स्ट क्लास। अगर अच्छा हाथ लगाओ तो हाथ अंदर चला जाएगा। क्यों? पूरी लकड़ी को वो खा के ख़त्म कर देती है। शुगर ख़त्म नहीं होगी, लेकिन शुगर ने जो इंसान को तबाह कर दिया, अंदर से खोखला कर दिया, वो सब कुछ ठीक हो सकता है। ओके, ठीक है। लेकिन उसको दुआ को अगर वो कंटिन्यू रखते हैं तो उसकी ज़िंदगी आसान होती है। हर मर्द, हर औरत जिसको ये मसला है तो वो ठीक हो सकता है। तो बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं कि जो देखें शुगर वाले मरीज़ों के घर में एक नातफ़ाक़ी जन्म लेती है, जो आपस में ताल्लुकात होते हैं, उसकी वजह से भयानक तरीन मामले हमने देखे हैं। लेकिन जब वही लोग होते हैं, वो लोग ठीक हो जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी आबाद होती है। जिससे मैं छोटी सी मिसाल दूँ, अगर पता नहीं तुम लोग बुरा मानो, अच्छा लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से बताना बुरा नहीं है। बताए कोई नहीं बुरा मनाता। एक साल फ़ोन आया, बोला कि मेरी बीवी ने कोर्ट में केस कर दिया खुला का। हाँ। मैं कोर्ट में पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ, और कोर्ट में किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे खाना खिला दो, तो मुझे कोई अल्लाह का बंदा खाना, मैं बोला पैसे नहीं चाहिए, मैं पैदल आया हूँ, पैदल जाऊँगा, लेकिन भूखा हूँ, खाना दे दो, मेरे कोर्ट में तारीख है। इस तरीके से तो मेरी बीवी ने कहा जी आप ये मेरे लिए बेकार है, तो मुझे इससे तलाक चाहिए। क्या हो, मैंने कहा कि एक छोटी सी पर्ची लेके आना, आके बैठ जाना। पर्ची लेके आया तो मैं इसको दवाई दी, मैंने कहा ये मीटर से दवाई है, ये इस्तेमाल करो, 15-20 दिन तक इस्तेमाल करो, ये तरीका है, ये खाना, ये नहीं खाना। अल्लाह सुब्हाना ताला उस पर बहुत ज़्यादा करम कर दिया, कुछ नहीं, बेहिसाब करम कर दिया। कोर्ट में तारीफ हुई तो जज ने बोला भाई तेरी बीवी तेरे खिलाफ की। उसने बोला जैसा छोटी सी बात करूँगा मैं चला जाऊँगा, ये मेरे निकाह में। बोला चाहिए ये मेरे साथ चले, अगर मेरे से काबिल नहीं हो तो मैं दोबारा नहीं हूँ, इसको तलाक दे देना, मैं भी सहन कर देता हूँ। अगर मेरे से काबिल नहीं हो तो ये दोबारा मैं नहीं आऊँगा, ऐसे ये आप उसको तलाक दे देना, इसको डिग्री दे देना तलाक की। और से पूछा तो मैं बोला हाँ मैं राज़ी हूँ। उसी वक्त वापसी गए, बीवी से कहा कि मेरे पास किराया नहीं है, तुझे पता है ना मैं बेरोज़गार हूँ। बोला मेरे पास से अपने घर लेके गया। घर में फ़ोन किया माँ को कि बोला भाई मैं अपनी सहेली घर में, उसकी बीवी ने ये नहीं कहा मैं शोर के साथ हूँ, सहेली घर में कल आ जाऊँगी। एक हफ़्ता वहाँ पर रही, मियाँ बीवी राज़ी, क्या करेगा काजी, क्या बोला मियाँ बीवी राज़ी क्या करेगा क्या काजी। औरत गई कोर्ट से, जाके अपना जाना वो क्या नाम है केस वापस ले लिया। उसने फ़ोन किया कि अजी साहब मेरी बर्बाद ज़िंदगी आज अल्लाह ने आबाद कर दी। आप बताओ कि अल्लाह कितना राज़ी होता है जब दोनों को आपस में मिला दें। बिल्कुल, कहते हैं कि तो ये तो ऐसा अमल होता है कि आप किसी के लिए अगर रिश्तों में जो आप जोड़ ले आए ना, तो इससे ज़्यादा बड़ी नेकी का काम। तो एक कॉलर है नौशाबा, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई है, चलिए दोबारा से कॉल कर लीजिएगा नौशाबा। अच्छा खुराक के हवाले से कि डायबिटीज़ में खुराक क्या लेनी चाहिए? जी डायबिटीज़ वालों के लिए देखें, अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है मी बीवी ने, तो वो आलू चावल नींबू इमली चार कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम बिल्कुल बंद कर दे, बड़ा गोश्त भी छोड़ दे। लेकिन वो चने की दाल मना करते हैं, डायबिटीज़ वाले चने की दाल जरूर खाएं, खा सकते हैं। ओके ठीक है, उसकी वजह कि उसमें अल्लाह ने ताकत रखी है। चने की दाल खाएं। और डायबिटीज़ वालों के लिए बेहतरीन नुस्खा जो है वो लौकी और करेला एक साथ पका के खाएँ। उनको 10-15 दिन खाने के बाद 90% दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा इतना, अच्छा पकाने का तरीका क्या होना चाहिए? देखें पकाने में लाल मिर्च काली मिर्च टमाटर छोड़ दो, ठीक है, अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च धनिया पुदीना जीरा दालचीनी ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर लो, ठीक है। ठीक है।
जिसको बीपी अगर हाई नहीं है तो डायबिटीज़ का मरीज़ जो है ना रात को 1 लौंग खा के सोए। 1 लौंग सर्दी में रोज़ाना खाए, गर्मी में 2 दिन खाए, तीसरे दिन छोड़ दे। वो उसको वो कुछ मिलेगा कि जो वो आम जिंदगी में सोच नहीं सकता। क्या फ़र्क आता है लौंग खाने से? मैंने बहुत इसकी फ़ायदे सुनी भी है। देखिए लौंग में कुछ नहीं बेहिसाब है, और लौंग आपको खाते हैं आपको सर से लेके पाँव तक वजूद को सुकून मिलता है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाला नहीं खाए? हाई ब्लड प्रेशर वाला पहले गोली खा ले, बाद में खा ले। ठीक है, ठीक है ना। पहले और दूसरा कि अगर हाई ब्लड प्रेशर वाला अगर है ना, उसके लिए भी सुबह को बड़ी हार्ड कर ले लें, पाव चमचा चाय का पाव चमचा, और शाम को करेले कार पी ले। ठीक है, उनके लिए दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अच्छा लौंग जो है वो जो लो ब्लड प्रेशर वाले हैं उनके लिए मैंने सुना है कि अच्छा उनके बिल्कुल बेहतर है, बहुत बेहतर है वो। उनके लिए बेहतर है, जो उनकी दर्दें हैं उनके लिए बेहतर है, जिसका गला खराब है, थायराइड, उनके लिए उनकी लौंग बेहतरीन चीज़ है। लेकिन दर्द नहीं खाए, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा के लौंग खा ले काफ़ी है, लेकिन सोने से पहले खा के सोए। अच्छा एक कॉलर से बात करते हैं, फिर इस पर कंटिन्यू करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन फिर ड्रॉप हो गई है। ठीक है, कॉलर हमें दोबारा से कॉल कर लें। और अगर आप ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, कोई मसला है, अगर कॉल नहीं मिल पा रही है, तो डॉक्टर साहब का नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा है। बहादुराबाद में इनका जो है क्लिनिक है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हम ये कहते हैं कि आप डायरेक्ट जाकर दिखाएँ, तो उसमें बात और होती है जब आप 1 to 1, क्योंकि फ़ोन पर आप बात तो बिल्कुल कर रहे हैं, आपको ये मशवरा बिल्कुल दे देंगे, लेकिन सही इलाज अगर आपने कराना है, बिल्कुल एक्यूरेट आपने जो है, आप अगर कराची में नहीं भी है, दूसरे शहर में, तो भी आप कॉल करके इलाज, अब क्योंकि दवाई तो आप भिजवा सकते हैं ना, वो तो कोई मसला नहीं है ना, वो तो आराम से हो सकता है। अच्छा, खुराक का ये आपने बता दिया, डायबिटीज़ के लिए क्या है, इसके अलावा ये बताएं कि किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए हमारे पास बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं। हाँ हाँ, सबसे बड़ी बात है कि नाजिया हमारी मेडिसिन में साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो हर्ब्स हैं और नेचुरल सिस्टम पे। हाँ, नेचुरल थेरेपी। ठीक है, जो अल्लाह ने ज़िंदगी बनाई मेरी आपकी या किसी बशर की भी, उसके मुताबिक है। ठीक है, ठीक है ना। आप छोटी सी मिसाल आपको दे दूं कि जो कि मैंने पढ़ा भी है और आलिम दीन से भी मैंने सुना भी है, सीखा भी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में तकलीफ़ हुई। अल्लाह से जाके कहा अल्लाह मेरे दर्द हो रहा है पेट में, तो मैं क्या बोला फ्राइन दर्द पता खा लो ठीक हो जाओगे। जाके पता खाया तो दर्द ठीक हो गया, और दूसरे दिन फिर दर्द हो गई, फिर जाके पता खाया लेकिन दर्द ठीक ना हुआ। फिर पहुँचे कोई तूरे मूसा कलीमुल्लाह के परवरदिगार आलम का तो ठीक हुआ, लेकिन आज ठीक नहीं हुआ। तो बोला कि तूने मूसा क्या समझा कि तुम्हारी शफा उस पते में थी, शफा तो मेरे पास है, वो तो एक ज़रिया है। इंसान का मैं आप हर मामले में ज़रिया है। सही है, ठीक है, वसीले हैं एक दूसरे के लिए, आप मेरे लिए, मैं आपके लिए, ये मेरे लिए, मैं इनके लिए, सबके लिए हम वसीले बने हुए हैं। तो शफा तो नहीं देनी है, लेकिन हमारी कोशिश ज़रूर है। जैसे मैं 37-38 साल हो गए मेरे सच करते हुए, तो सच करते करते जो अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया। अल्लाह तेरा खरबों में इससे ज़्यादा करम है जितना मेरे रब ने मुझ पर करम किया है, कि इतना वसी रब ने दिया जो मेरी सोच नहीं है, मेरी सोच से बहुत ऊंचा। मैं बस अल्लाह की शान में पेश करने इसके शुक्र के अल्फाज नहीं है, इतना ज़्यादा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तो ये देखें ना, ये भी अल्लाह ताला की ही तरफ से होता है कि इंसान इतनी रिसर्च कर सकता है या और दूसरों को फ़ायदा दे सकता है, ये भी अल्लाह की तरफ से। हर एक को क्यों नहीं वरना मिलता, जिसके लिए अल्लाह मुंतखब कर, बिल्कुल मुंतखब करता है। किसी को औलिया बनाया, किसी को अंबिया बनाया, किसी को आलम दीन बनाया, और किसी को डाकू भी बना दिया। लेकिन अल्लाह कहता है कि आपको हर किसी को अच्छा रास्ता दिखा दे, बेहतरीन रास्ता दिखा दे, कुछ नहीं बेहतरीन रास्ता, कुछ रास्ता नहीं बेहतरीन रास्ता दिखा दे, और उनके लिए बेहतरीन असबाब पैदा करते हैं। तो मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। बिल्कुल, अच्छे कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अपना सवाल बताइएगा। मेरे भाई की ना क्या दर्द होता है भाई का? भाई को क्या? टांग में बहुत दर्द रहता है, टांग में पैर भी उठा के चलता है, वो सही चल नहीं पाता। अच्छा, कितना अर्सा हो गया? हो गए 8-10 साल हो गए। 10 साल हो गए। बीवी आप अपने भाई को लेके आओ और 2 बोतलें पानी लेके आओ। इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह मेरे रब की मोहब्बत, अल्लाह के प्यार से और रसूल की मोहब्बत से, उसके चाहत से ये इंशाअल्लाह ठीक होगा, इंशाअल्लाह ठीक होगा।
ये दो चीज़ें परहेज करनी है, दवाई खानी है और जो तरीका बताएं उसमें अमल करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए मामला कुछ ऐसा था कि काफ़ी ज़रा टाइम हो चुका है, तो कोई मुख्तलिफ बात हो सकती है, कोई डिफरेंट बीमारी हो सकती है, तो आप डॉक्टर साहब का ज़रूर लेकर आएँ। नंबर स्क्रीन पर चला डॉक्टर साहब का, आप में से जो भी जिसको मसला हो, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है तो अभी हम आपसे बात नहीं कर सकेंगे मजीद, लेकिन ये कि नंबर आ चुका है स्क्रीन पर, तो आप डॉक्टर साहब को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, उनके पास तशरीफ ला सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और नाजरीन, आपका कोई भी सवाल हो आप हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें। नाज़िया वाले को टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।